अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू बैक टू दिस सीटीसी सीरीज। आज का हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो 11th क्लास की केमिस्ट्री का येट अनदर चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स आज हम देखने वाले हैं। हमने लास्ट के दो लेक्चर्स में एक तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री किया था और एटॉमिक स्ट्रक्चर किया था, एंड वी आर वेरी श्योर कि आपने वो सारे क्वेश्चन सॉल्व जरूर किए होंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर विच इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये आपके एनसीईआरटी में बेटा चैप्टर नंबर 3 दिया हुआ है। इस चैप्टर में टोटल मार्क्स जो है वो है 6 मार्क्स, और आपको शायद इसका डिस्ट्रीब्यूशन खुद ही समझ में आएगा सर क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। इसमें आज तक अभी तक कभी भी लॉन्ग आंसर टाइप का सवाल नहीं आया है। अब बोलेंगे सर आप तो हर दिन बोलते हैं लॉन्ग आंसर नहीं आता है, तो कब आता है और किस में से आता है? यूजुअली केमिकल बॉन्डिंग में से, इक्विलिब्रियम में से, थर्मोडायनेमिक्स में से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ सवाल आते हैं। इनमें से यूजुअली नहीं आते हैं। तो अगर आ भी गया तो क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो आप खुद फिगर आउट कर सकते हैं। 5 मार्क्स का एक सवाल, 1 मार्क्स का एक सवाल, या तो 3 मार्क्स का एक सवाल, 2 मार्क्स का एक सवाल और 1 मार्क्स का एक सवाल, जिसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा प्रोबेबिलिटी आपको मिलेगा। तो आपका जो पैटर्न बनेगा क्वेश्चन का 5+1 पैटर्न बन सकता है, 3+2+1 पैटर्न जो होगा इट इज द मोस्ट फेवरेबल पैटर्न। ये मान लो आप मेरा कि ये सबसे अच्छा पैटर्न बनेगा इसका, जो इसमें मार्क्स पूछे जा सकते हैं। ठीक है बेटा, सो लेट्स गेट अवे विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। देखिए बेटा क्या हमें क्या लिखा बेटा, डिफाइन लॉ ऑफ ट्राइड्स विद सुटेबल एग्जांपल्स। हमें लॉ ऑफ ट्राइड्स को एक्सप्लेन करना और उसके हमें कुछ एग्जांपल्स भी देने। अब लॉ ऑफ ट्राइड्स किसने दिया था, ट्राइड की बात किसने की थी? इट वाज डॉबरनियर। डॉबरनियर ने ट्राइड की बात पहले की थी। तो पहले हम ये बात समझेंगे कि ट्राइड क्या होता है, फिर हम समझेंगे कि लॉ ऑफ ट्राइड्स क्या होता है। तो ट्राइड किसको कहते हैं हम, तो पहले हम लिखेंगे बेटा ट्राइड किसको हम नाम कहते हैं। देखिए बेटा ट्राइड क्या होता है, ट्राइड होता है बेटा ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप होता है जिन एलिमेंट्स को हम अरेंज करते हैं इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। इन 3 एलिमेंट्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगे वो सेम होंगे। तो मैं ट्राइड को कैसे एक्सप्लेन करूंगा, तो ट्राइड को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे बेटा, इट्स अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स arranged in order of increasing atomic masses, arranged in order of increasing atomic masses, increasing atomic masses which have similar chemical properties, which have similar chemical properties, similar chemical properties। इनको हम नाम कहते हैं बेटा ट्राइड, हम इसी को नाम कहते हैं। आई होप आपको ट्राइड का थोड़ा अंदाजा आया होगा कि ट्राइड बोलते हैं हम किसको है। ये 3 एलिमेंट्स है, अरेंज किया इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम होंगे। अब इसमें से अब ये 3 एलिमेंट्स में लूंगा, फॉर एग्जांपल मैंने एक एलिमेंट ले लिया, ट्राइड एक लूंगा मैं, एक तो मैंने लिथियम ले लिया, सोडियम ले लिया और पोटेशियम ले लिया। ये मैंने 3 एलिमेंट्स लिए, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो ट्राइड बनाता है। इसमें जो सबसे कम मास है वो लिथियम का है, उससे ज्यादा सोडियम का, और इससे ज्यादा किसका है, सबसे ज्यादा है पोटेशियम का। तो ये ट्राइड बनेगा। लाइकवाइज मैं ले सकता हूं बेटा ब्रोमीन, आई एम टेकिंग दिस, क्लोरीन में ले सकता हूं, क्लोरीन, आई एम टेकिंग ब्रोमीन, और मैं ले रहा हूं आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो होगा ये भी एक ट्राइड कहलाएगा। तो ये हमारे टेक्स्ट बुक में भी ये ट्राइड्स लिखे हैं, आप इन ट्राइड्स के बेटा नाम जरूर याद रखेंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये है हमारे ट्राइड्स, इनका नाम आप जरूर याद रखेंगे, आपको लिखने पड़ेंगे वहां पे इफ आस्क्ड इन द एग्जाम्स। अब इससे क्या लिखा बेटा, हमें डिफाइन करना था लॉ ऑफ ट्राइड्स। अब लॉ ऑफ ट्राइड्स क्या कहता है, लॉ ऑफ ट्राइड्स कहता है कि अगर आप एक ट्राइड में 3 एलिमेंट्स लेंगे, कितने एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स, किस ऑर्डर में उनको अरेंज किया गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, तो तब इस ट्राइड में जो बीच वाला एलिमेंट होगा, सेंट्रल वाला एलिमेंट जो होगा, जो सेंटर में एलिमेंट है, बीच वाला एलिमेंट, इस सेंटर एटम का जो एटॉमिक मास होगा वो इस फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के अप्रोक्सीमेटली एवरेज के बराबर होगा। क्या मतलब है बेटा, सोडियम का जो एटॉमिक मास होगा वो पहले और लास्ट वाले एलिमेंट के लगभग एवरेज वैल्यू के बराबर होगा, ऑलमोस्ट नियरली एवरेज के बराबर। दैट्स कॉल्ड लॉ ऑफ ट्राइड्स। तो अगर मैं लॉ ऑफ ट्राइड्स को लिखूंगा, लॉ ऑफ ट्राइड्स क्या कहता है, तो आई विल राइट ओवर हियर लॉ ऑफ ट्राइड्स। लॉ ऑफ ट्राइड्स, लॉ ऑफ ट्राइड्स क्या कहता है, इन ए ट्राइड, एक ट्राइड के अंदर, इन ए ट्राइड द एटॉमिक मास ऑफ, the atomic mass of the middle element, जो बीच वाला एलिमेंट होगा, of the middle element is approximately या is nearly
is nearly equal to the is nearly equal to the average of atomic masses of atomic masses of first and third element. First and third element. फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। ये हमारा स्टेटमेंट है बेटा किसका, लॉ ऑफ ट्रायड्स का, कि जो ट्रायड में जो एटॉम मास होगा ऑफ द मिडिल एलिमेंट, बीच वाले एलिमेंट का, वो लगभग फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का नियरली जो अप्रोक्सीमेटली होगा उसका मीन वैल्यू होगा या उसका एवरेज वैल्यू होगा। ये कहता है हमें लॉ ऑफ ट्रायड्स। अब मैं यही दो ट्रायड्स लूंगा और इनका थोड़ा सा एग्जाम्पल में समझाऊंगा। देखिए बेटा, जो ट्रायड में ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं लिथियम, मैं ले रहा हूं सोडियम और मैं ले रहा हूं बेटा पोटेशियम। लिथियम का जो मास होता है एटॉम मास वो होता है 7 और पोटेशियम का जो एटॉम मास होता है वो होता है 39। अब मुझे एटॉम मास किसका निकालना बेटा, सोडियम का। सोडियम का एटॉम मास कितना आएगा, 7 + 39, 7 + 39 डिवाइड करूंगा मैं बेटा 2। एवरेज निकालना है ना बेटा, दो एलिमेंट्स है उनका एवरेज निकाल दो। 7 + 39 कितना आएगा बेटा, 46 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 23। 23 U जो होता है इट इज द एटॉम मास ऑफ सोडियम। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था सम बेस कॉन्सेप्ट्स में, सोडियम का एटॉम मास होता है 23। तो ये हमारा एक पहला ट्रायड बनेगा जिसपे हमने अप्लाई किया डॉबरनियर्स लॉ ऑफ ट्रायड्स। देखिए दूसरा हम ट्रायड लेंगे, इसमें हम लेंगे दूसरा ट्रायड दैट्स क्लोरीन। क्लोरीन लूंगा मैं बेटा, ब्रोमीन लूंगा मैं, एंड नंबर थर्ड ले रहा हूं बेटा आयोडीन। क्लोरीन का जो मास होता है एटॉम मास वो कितना होता है 35.5 और आयोडीन का मास जो होता है दैट्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 127। इसके बराबर होता है इसका एटॉमिक मास। ये इसका एटॉम मास। अब जो बीच वाला एलिमेंट है ब्रोमीन, इसका एटॉम मास कितना होगा इन दोनों का एवरेज विच 35.5 प्लस कितना लेंगे हम 127 डिवाइड पे करेंगे बेटा 2। इसका जो आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेटली आएगा 80 के बराबर। तो ये जो आंसर होगा हमारा ये बनेगा हमारा अप्रोक्सीमेटली, इसका होता है 80, इसका मास जो होता है ब्रोमीन का वो 80 के बराबर होता है। तो इन दोनों का जो सम है और उसका जो एवरेज होगा बेटा, एवरेज वुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 80। दिस इज डॉबरनियर लॉ ऑफ ट्रायड्स। तो ये आप लॉ ऑफ ट्रायड्स में याद रखें। एग्जांपल याद रखना, हो सकता है आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ट्रायड कौन सा है। ट्रायड भी मैंने बता दिया और लॉ ऑफ ट्रायड्स बताया, इसको आप याद रखेंगे। चलिए बेटा, ये तो हो गई पहली बात। देखिए बेटा दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या लिखा है, डिफाइन मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। हमें डिफाइन करना है मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, एक तो वो डिफाइन करना है, उसके अलावा हमें लिखना है राइट मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। हमें मेरिट्स भी लिखने हैं और डिमेरिट्स भी लिखना है। किसके लिखने हैं, ऑफ मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन। अब मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, देखिए मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ क्या कहता है। मेंडलीव ने क्या किया बेटा, उसने एलिमेंट्स को, मेंडलीव ने क्या किया बेटा, मेंडलीव ने एलिमेंट्स को क्या किया, उसने क्लासिफाई किया एलिमेंट्स को, क्लासिफाई किया बेटा एलिमेंट्स को, एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। लेकिन किस बेस पे किया, मेंडलीव ने एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया लेकिन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था, वो था एटॉमिक मास। तो किस बेस पे किया, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। अब उस एटॉमिक मास के बेस पे जब क्लासिफिकेशन किया तो मेंडलीव ने बोला कि इन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होते हैं, अगर आप एलिमेंट्स को क्या करोगे, एलिमेंट्स को क्लासिफाई करोगे आप किस पे, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। अगर आप एलिमेंट्स को क्लासिफिकेशन करोगे ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास, और अगर आप एलिमेंट्स को अरेंज करोगे, जो उनका पैटर्न बनेगा दैट शुड बी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। कि आपने पहले वो एलिमेंट रख दिया जिसका मास कम है, फिर उसका जिसका मास ज्यादा है, फिर उसका उस एलिमेंट को रखा जिसका मास ज्यादा होगा। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में आपको अरेंजमेंट बनाना है। तब जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो रिपीट होते हैं आफ्टर सर्टेन इंटरवल्स, और वो जो प्रॉपर्टीज रिपीट होना है वो डिपेंड करता है उनके किस मास पे, ऑन देयर एटॉमिक मास। तो अगर मैं इस पीरियोडिक लॉ को एक्सप्लेन करूंगा, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ क्या समझाता है हमें, याद रखेंगे बेटा, ऐसे बोर्ड एग्जाम में इसको लिखना पड़ेगा। क्या कहता है मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, the properties of elements or the properties of elements are a periodic function or a periodic function of their atomic masses, periodic function of their atomic masses, periodic function of their atomic masses। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि when we arrange elements in order of increasing atomic masses, the properties of element जो होते हैं वो रिपीट होते हैं, और वो रिपीट होना किस पे डिपेंड करेगा, that depends upon the atomic mass of the elements। ये है बेटा कौन सा, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, ये इसका लॉ है। अब जो मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ है इसके हमें मेरिट्स पढ़ने और इसके हमें क्या पढ़ने बेटा, डिमेरिट्स।
अब मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या होंगे, इसके लिए मैं आपको थोड़ी सी बातें बताऊंगा बेटा। इससे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रखना, वो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा बेटा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या याद रखना बेटा। जब मेंडलीव ने क्लासिफिकेशन किया था तो उस टाइम पे ओनली 63 एलिमेंट वर डिस्कवर्ड, ओनली 63 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड। आज के पीरियड में 118 है ऑलमोस्ट, लेकिन इस टाइम पे कितने डिस्कवर हुए थे, ओनली 63 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड। तो जो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स उस टाइम पे बनता, जो पीरियोडिक टेबल बनेगा मेंडलीव का, वो कितने एलिमेंट्स का बनेगा एक्चुअल में, दैट शुड बी ओनली ऑफ द 63 एलिमेंट्स दैट एग्जिस्ट एट दैट टाइम। तो 63 एलिमेंट उस टाइम पे एग्जिस्ट हुए थे। नंबर सेकंड याद रखना बेटा कि नोबल गैसेस नहीं डिस्कवर हुए थे, नोबल गैसेस वर नॉट डिस्कवर्ड, नोबल गैसेस वर नॉट डिस्कवर्ड। उस टाइम पे नोबल गैसेस भी डिस्कवर नहीं हुए थे, वो तो उसके बाद डिस्कवर हो गए, तो नोबल गैस भी डिस्कवर नहीं हुए थे। इस पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स है उनको ग्रुप्स में बांटा गया था, और ग्रुप्स कितने बनाए थे, 8 ग्रुप्स बनाए थे। तो इस पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप्स थे, नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूं बेटा, इसमें जो ग्रुप्स थे, इस पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप्स थे वो ग्रुप्स कितने थे, 8, और उनका जो नंबर था वो कहां से लेके था, 1, ऐसे लिखते हैं 1 2 3, ऐसे आपको जाना अप टू 8, ऐसे इनकी आप नंबरिंग करोगे 1 3 8। अब इसमें जो ग्रुप्स थे 1 to 7, जो ग्रुप्स थे 1 से लेके 7, 1 to 7 जो ग्रुप्स थे, 1 to 7, 1 to 7 ग्रुप्स जो थे उनको सब डिवाइड किया गया था। जो 1 से लेके 7 तक ग्रुप्स थे, जैसे ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड, ग्रुप थर्ड, ग्रुप 4 5 6 7, फर्स्ट से 7 तक जो ग्रुप्स थे उनको सब डिवाइड किया गया था। दे वर सब डिवाइडेड, सब डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स ए एंड बी, ग्रुप्स ए एंड बी, इनको सब डिवाइड किया था दो ग्रुप्स में, एक को आप ग्रुप ए कहते थे और ग्रुप बी कहते थे। जैसे मैं एक एग्जांपल समझाऊंगा, ग्रुप फर्स्ट है आपका, ग्रुप फर्स्ट के 2 सब ग्रुप होंगे, क्या सब ग्रुप होगा, जैसे ग्रुप फर्स्ट है, ग्रुप फर्स्ट के 2 सब ग्रुप्स होंगे, क्या क्या सब ग्रुप होगा, मैं लिखूंगा फर्स्ट ए सब ग्रुप ए, ग्रुप ए का सब ग्रुप ए, तो फर्स्ट ए इसको पढ़ेंगे। लाइकवाइज फर्स्ट बी, ग्रुप ए का दूसरा सब ग्रुप, दैट्स फर्स्ट बी। ऐसा कितने ग्रुप्स का किया गया था, फर्स्ट से 7 तक। जो ग्रुप 8 था उसको सब ग्रुप्स में नहीं डिवाइड किया गया था। तो ये कुछ चीज आप याद रखना, जो मेंडलीव के पीरियोडिक क्लास के जो उसने क्लासिफिकेशन किया था एलिमेंट्स का, उसमें ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप याद रखेंगे। खैर सुनिए बेटा, क्या हमें जो पहला क्वेश्चन लिखा था वो लिखा था डिफाइन मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, वो हमने डिफाइन कर लिया, थोड़ा सा मैंने इसके बारे में बता दिया, राइट, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ मेंडलीव क्लासिफिकेशन। अब मेंडलीव ने एक्चुअल में क्या किया था, उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। इसका मतलब आपको जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है, अगर आप उसमें लेफ्ट टू राइट जाओगे तो एटॉमिक मास बढ़ना चाहिए, अगर आप टॉप टू बॉटम जाओगे एटॉमिक मास दोबारा बढ़ना ही चाहिए। तो ये चीज आप याद रखेंगे। अब नजर रखिए बेटा इसके मेरिट्स क्या और इसके डिमेरिट्स क्या है, वो मेरिट्स ऑफ मेंडलीव क्लासिफिकेशन क्या है वो आप पहले याद रखेंगे। देखो मेंडलीव का जो मेन फोकस था, उसने जो मेन फोकस किया वो प्रॉपर्टीज पे किया। तो क्या लिखेंगे बेटा, इट गेव मोर फोकस टू सिमिलैरिटीज इन प्रॉपर्टीज rather than to atomic mass। सर मेंडलीव ने जो अपना क्लासिफिकेशन किया उसमें एटॉमिक मास, अब लेफ्ट टू राइट जाओ एटॉमिक मास बढ़ेगा, टॉप टू बॉटम अब एटॉमिक मास अगेन इंक्रीज। लेकिन मेंडलीव ने क्या किया, कुछ एक जगह ऐसा भी हुआ कि उसको पहले वो एलिमेंट रखना पड़ा जिसका एटॉमिक मास ज्यादा था, और बाद में वो रखना पड़ा जिसका एटॉमिक मास कम था। रखना क्या था, पहले जिसका एटॉमिक मास कम होगा, बाद में कौन आएगा, जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होगा। लेकिन उसने किया उल्टा। अब उल्टा क्यों किया, क्योंकि उसका जो स्ट्रेस था वो ज्यादा था प्रॉपर्टीज पे देन ऑन द एटॉमिक मास, और वो जो उसने वहां पे उल्टा सीक्वेंस किया वो उसका मेरिट भी था, उसका मेरिट भी था, लेकिन लास्ट में डिमेरिट भी बन गया क्योंकि वो उसके रूल के अगेंस्ट भी था। तो अब देखिए क्या लिखा है, तो मेंडलीव ने क्या किया, उसने मोर फोकस दिया टू सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज रादर देन टू एटॉमिक मास, व्हिच मेड द स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इजियर। जिससे प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स को स्टडी करने में हमें क्या किया, हेल्प किया, और वो इजी भी हो गया। तो ये तो होगी पहली बात। नंबर सेकंड, it led to the correction of doubtful correction of the atomic mass of the various chemical elements। बहुत सारे एलिमेंट्स तो ऐसे हैं जिनका हमने एटॉमिक मास पहले ही निकाला था लेकिन वो गलत निकाला था। इसके पीरियोडिक टेबल की वजह से उनका जो एटॉमिक मास है उसमें हम करेक्शन कर पाए और हमने निकाला एग्जैक्ट एटॉमिक मास क्या होगा। वो जो एटॉमिक मास हमने निकाला था वो एलिमेंट एक याद रखेंगे आप, फॉर एग्जाम्पल बेटा, फॉर एग्जाम्पल याद रखेंगे, इसमें एलिमेंट आएगा बेरिलियम। बेरिलियम का पहले जो एटॉमिक मास माना जाता था दैट वाज टू बी कंसीडर्ड, दैट वाज टेकन एज 13.5, लेकिन जब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बना लिया तब हम उसका जो एटॉमिक मास लेते हैं वो 9 के बराबर लेते हैं। इसका एटॉमिक मास होता है बेटा 9 AMU।
तो अब कैसे किया वो हमें नहीं पढ़ना, हमें मेरिट्स लिखने हैं। इट लेड टू द करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ वेरियस केमिकल स्पीशीज, फॉर एग्जांपल लिख लेना बेरिलियम, उसका 9 AMU होता आंसर। इट कुड प्रेडिक्ट द प्रॉपर्टीज एंड एग्जिस्टेंस ऑफ न्यू एलिमेंट्स। अब ये वाला पीरियड टेबल ऐसा था, इसमें मेंडलीव ने कुछ गैप्स पहले ही छोड़े थे। मेंडलीव लेफ्ट सम गैप्स इन द पीरियड टेबल, और वो गैप्स क्यों छोड़े थे? क्योंकि उस टाइम पे वहां पे कोई एलिमेंट जो है वो फिट नहीं बैठ रहा था। तो मेंडलीव ने बोला कि अभी तो कोई एलिमेंट फिट नहीं बैठ रहा है, मे बी इन फ्यूचर समबडी विल डिस्कवर सम न्यू एलिमेंट्स, दे कुड बी इजीली प्लेस्ड एट दिस पोजीशन। तो उसने क्या किया, उसने अपने पीरियड टेबल में गैप्स छोड़े, और उन गैप्स के छोड़ने की वजह से जो वहां पे एलिमेंट फ्यूचर में डिस्कवर होके आ सकता है, उसकी प्रॉपर्टीज को हमने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया, एडवांस में ही प्रेडिक्ट कर लिया। अभी वो डिस्कवर नहीं हुआ था, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज को हम पहले ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो वही मैं कह रहा हूं, इट कुड प्रेडिक्ट द प्रॉपर्टीज एंड एग्जिस्टेंस ऑफ न्यू एलिमेंट्स। इससे ये भी समझ में आ गया, नया एलिमेंट डिस्कवर होगा और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगे, वो प्रॉपर्टीज भी हम पहले ही बोल सकते हैं। जैसे एक एलिमेंट था बेटा स्कैंडियम, स्कैंडियम को नाम दिया था इक्का बोरान, मतलब बोरान से नेक्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट टू बोरान, जो बोरान के बाद नेक्स्ट एलिमेंट आएगा, दैट एलिमेंट इज टर्म्ड एज स्कैंडियम। तो इसका इक्का का मतलब है संस्कृत वर्ड, इट मींस आफ्टर। तो आफ्टर बोरान जो एलिमेंट आएगा वो स्कैंडियम आएगा, और स्कैंडियम की जो प्रॉपर्टीज होंगी उसके साथ मैच करेंगे। लाइकवाइज आप देखिए, इक्का यहाँ पे लिखा है गैलियम, गैलियम, और यहाँ पे लिखा है इक्का एल्यूमिनियम। गैलियम और एल्यूमिनियम आज एक ही ग्रुप में है, ग्रुप 13, बोरान एल्यूमिनियम गैलियम। बोरान भी डिस्कवर हुआ था, एल्यूमिनियम भी डिस्कवर हुआ था, लेकिन गैलियम डिस्कवर नहीं हुआ था। अब बोरान एल्यूमिनियम, जब गैलियम की बात आ गई तो मेंडलीव के पास गैलियम था ही नहीं, तो गैलियम की पोजीशन एम्प्टी रह गई, वैकेंट रह गई। अब मेंडलीव ने बोला कि इस पोजीशन को वैकेंट रहने दो, कोई कभी तो आएगा जो उस एलिमेंट को डिस्कवर करेगा, और वो एलिमेंट जब आप यहाँ पे रखेंगे एल्यूमिनियम के नीचे, वो उसका जो भी नाम होगा, जो कि गैलियम है, लेकिन उसका पहले ही नाम दिया था मेंडलीव ने इक्का एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बाद आने वाला एलिमेंट, वो उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगे एल्यूमिनियम के साथ मैच करेंगे। लाइकवाइज आप याद रखेंगे, सिलिकॉन के बाद आने वाला एलिमेंट जो है दैट इज जर्मेनियम। आपको ग्रुप 14 याद होगा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सिलिकॉन के बाद जो एलिमेंट आता है वो है जर्मेनियम। वो इस जर्मेनियम तो डिस्कवर ही नहीं होता, इसकी प्रॉपर्टीज को पहले ही प्रेडिक्ट किया था, किसने? मेंडलीव ने पहले ही प्रेडिक्ट किया था। तो हम नए एलिमेंट्स के एग्जिस्टेंस भी बता सकते हैं, और नंबर सेकंड, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगे वो हम एडवांस में ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ऐसे आप लिखेंगे इसको। देखो क्या, नोबल गैसेस वर इंट्रोड्यूस्ड मच लेटर। नोबल गैस तो डिस्कवर ही नहीं हुआ था। जब मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल बना लिया, जब मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल बना लिया, मान लो ऐसे ही टेबल बनाया मेंडलीव ने, इससे अपना पीरियोडिक टेबल बना लिया, उसके बाद जब नोबल गैसेस डिस्कवर हो गए, नोबल गैसेस हम इस पीरियोडिक टेबल में फिट कर सकते थे उस टाइम, और वो जो नोबल गैस हो गए वो अलग से एक ग्रुप बन गया, यहाँ से बन गए नोबल गैसेस, यहाँ से। तो नोबल गैस का एक अलग ही ग्रुप बन गया, जिसको हम नाम कहते हैं बेटा जीरो ग्रुप एलिमेंट्स। यहां तक जो एलिमेंट्स थे उनका जो नंबर था ग्रुप 1 से लेके कहां तक, ग्रुप 8 तक था उनका नंबर, ग्रुप 8 तक। उसके बाद जो नोबल गैस से डिस्कवर हो गए, उनको हमने उसी पीरियोडिक टेबल के साइड में फिट कर लिया, और वो कंफर्टेबली उसमें फिट हो गए। तो नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुए थे, व्हेन डिस्कवर्ड दे कुड बी इजीली प्लेस्ड, इजीली बी अटैच्ड टू द पीरियोडिक टेबल। हमने उसको इजीली अटैच किया किसके साथ, पीरियोडिक टेबल के साथ, इन अ सेपरेट ग्रुप व्हिच इज कॉल्ड द जीरो ग्रुप एलिमेंट्स। तो ये इसके कुछ एडवांटेज से जो आप याद रखेंगे, जो कि मेरिट्स में आएंगे। अगर बोर्ड एग्जाम में ये सवाल आएगा, आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना पड़ेगा। चलिए बेटा नेक्स्ट देखिए। अब बेटा डिमेरिट्स, डिमेरिट्स और लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। इसके डिमेरिट्स क्या होंगे? डिमेरिट्स क्या, पहला डिमेरिट है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो टेंशन है आज के पीरियोडिक टेबल में भी। हाइड्रोजन की जो पोजीशन है ना, वो आज के पीरियोडिक टेबल में भी टेंशन बन के बैठा है। कैसे टेंशन बन के बैठा? हाइड्रोजन जो होता है वो ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स के साथ भी मैच होता है, जिनको आप एल्कली मेटल्स कहते हैं, और वो ग्रुप 17 के साथ, जिनको हैलोजेंस कहते हैं, उनके साथ भी मैच होता है। तो उसकी पोजीशन है एनोमलस। एनोमलस मींस जिसका सर्टेन कोई गारंटी नहीं होगा। तो लाइकवाइज याद रखना बेटा, हाइड्रोजन जो है उसका पोजीशन जो है वो अभी भी डिमेरिट है। उस टाइम पे तो था ही, मेंडलीव के टाइम पे देयर वाज नो फिक्स्ड पोजीशन, नो फिक्स्ड पोजीशन फॉर हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। एज इट रिजेंबल्ड, ये रिजेंबल करता है किनके साथ, अल्कली मेटल्स के साथ भी एंड हैलोजेंस के साथ भी। ग्रुप 1 के साथ भी मैच करता है, जो आज का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसमें जो ग्रुप 17 है उन दोनों के साथ मैच कर रहा है। तो इसके साथ याद रखना, तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो एनोमलस है, इट्स नॉट सर्टेन, इट इज नॉट गारंटीड के काम पे, क्योंकि दो ग्रुप्स के साथ मैच कर रहा है। नंबर सेकंड, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स जो होते हैं, इनके मास क्या होते हैं, आपने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा, देयर मास नंबर्स आर डिफरेंट, इनके मास से भी डिफरेंट होते हैं। तो अगर आइसोटोप्स एक एलिमेंट के हैं, उनके मास से डिफरेंट है, तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में उनको जो पोजीशंस मिलने चाहे, क्या वो एक ही पोजीशन मिलना चाहे या अलग अलग पोजीशन मिलने चाहे?
मान लो आपके पास कार्बन है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, कार्बन 12 का अपना एक प्लेस मिलेगा, कार्बन 13 का अपना एक पोजीशन मिलेगा और कार्बन 14 का अपना पोजीशन। इसका मतलब कार्बन के जो 3 आइसोटोप्स है उनको 3 जगह मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में। हालांकि उसका जो पीरियोडिक टेबल था इट वाज बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, तो पहले कार्बन 12 आना चाहिए, फिर कार्बन 13, फिर कार्बन 14, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। कोई आइसोटोप्स के लिए कोई सेपरेट पोजीशन नहीं था। आइसोटोप्स हैव डिफरेंट मासेस, देयरफॉर देयर वर डिफरेंट मास कामा करके लिखा है, देयर वर नो सेपरेट पोजीशंस फॉर आइसोटोप्स इन मेंडलीव्स टेबल। मेंडलीव के टेबल में आइसोटोप्स का कोई भी सेपरेट पोजीशन नहीं था, जबकि होना चाहिए था। उसके बाद एनॉर्मस पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स। जरा बेटा आप समझाइए मुझे, क्लासिफिकेशन का एम क्या होता है? क्लासिफिकेशन का एम कि आपको उन एटम्स का एक ग्रुप बनाना है जिनकी प्रॉपर्टीज में मैच होगा। आप क्लासिफिकेशन में ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप उन एटम्स का ग्रुप बनाओगे जिनकी प्रॉपर्टीज में डिसिमिलैरिटी होगी, सिमिलैरिटी होना चाहिए, देन वी कॉल देम क्लासिफिकेशन। जैसे आप बायो में क्लासिफिकेशन करते हैं, यू ग्रुप एलिमेंट्स, यू ग्रुप दिस स्पीशीज व्हिच हैव सेम प्रॉपर्टीज, वैसे ही आप क्या करेंगे बेटा, वैसे ही इस वाले में भी ऐसा ही होता है कि अगर आप एलिमेंट्स का एक ग्रुप बना रहे हैं, वो ग्रुप बनाओ जिनकी प्रॉपर्टी सेम होंगे। बट यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मेंडलीव ने कुछ एलिमेंट्स को ऐसे किया कि उसने थोड़ा एनॉर्मस पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स किया। देखो क्या, एलिमेंट्स ऑफ हायर एटॉमिक मास वर प्लेस्ड बिफोर एलिमेंट्स ऑफ लोअर एटॉमिक मास। मैं बेटा इसके बाद जो मैंने अभी बात बोली दैट वाज फॉर दिस, तो मैं इसके बारे में पहले बताऊंगा। मैंने आपको अभी बोला था बेटा कोबाल्ट एंड निकल, जो मैंने दो एलिमेंट्स बोले थे, देखिए मैं समझाऊंगा बेटा एनॉर्मस पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स। देखो क्या बेटा, कोबाल्ट जो है ना, कोबाल्ट, कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास है 58.93 है, और जो निकल का एटॉमिक मास है कितना है 58.71। बताओ पहले कोबाल्ट आएगा पहले निकल आएगा? मेंडलीव की क्लासिफिकेशन के बेस से पहले आना चाहिए था निकल, क्योंकि वो 58.71 है, और उसके बाद क्या आएगा बेटा, उसके बाद आना चाहिए था कोबाल्ट। लेकिन मेंडलीव ने क्या किया, उसने पहले ही कोबाल्ट रखा, पहले ही कोबाल्ट रखा, कोबाल्ट पहले ही रखा और उसके बाद रखा निकल। कोबाल्ट का मास कितना था बेटा, दैट वाज 58.93, 58.93, और इसका जो मास था दैट वाज 58.71। तो बताओ आपके हिसाब से अगर मुझे इन एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट बनाना होगा, मुझे पहले कौन रखना पड़ेगा बाद में कौन? पहले मुझे रखना चाहिए था निकल, बाद में क्या रखना चाहिए था, कोबाल्ट। तो ये वाला जो है ना, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, इट इज अ पेयर ऑफ एलिमेंट बट इट इज एनॉर्मस। अब ऐसा क्यों हो गया, क्यों? इसका रीजन ये बेटा कि हमने पहले ही बोला मेरिट्स में कि मेंडलीव का जो मेन एम था वो था प्रॉपर्टीज पे, उसका मेन एम एटॉमिक मास नहीं था। हालांकि उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीज एटॉमिक मास, लेकिन जहां पे एटॉमिक मास की वजह से प्रॉपर्टीज में ज्यादा चेंज आ गए, जैसे अगर कोबाल्ट यहाँ पे रखते और निकल यहाँ पे रखते, तब इनका जो ग्रुप बनता उसमें डिसिमिलैरिटी आती, तो उससे उसने क्या किया, उसने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया, विच लेटर बिकेम एन डिसएडवांटेज। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो ये एनॉर्मस पेयर्स, लाइक एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स। इसी की मैं बात कर रहा था कि जो इसमें लाइक एलिमेंट्स है, जो एलिमेंट्स सेम है, उनको किस में रख दिया, डिफरेंट ग्रुप्स में। एलिमेंट्स लाइक प्लैटिनम, प्लैटिनम लिया, और गोल्ड। प्लैटिनम और गोल्ड जो होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज लगभग सेम होते हैं, बट इनको क्या रखा गया था, इनको रखा गया था अलग अलग ग्रुप्स में, दे आर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स। प्रॉपर्टीज सेम है तो डिफरेंट ग्रुप में क्यों रखना है, प्लेस देम इन द सेम ग्रुप, ठीक है, रखा था उस टाइम डिफरेंट ग्रुप्स में। तो इससे याद रखेंगे बेटा कि ये वाले जो होते हैं, ये चार लिमिटेशंस आपको जरूर वहां पे लिखने पड़ेंगे। ये लिमिटेशंस है किस क्लासिफिकेशन के, मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ अभी तक जो हम सीख रहे थे दैट वाज मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, अब हमें मॉडर्न पीरियोडिक लॉ समझना क्या है, और हमें क्या पढ़ना है, गिव ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको देना है। अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, देखो बेटा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, आपको याद है मेंडलीव ने क्या किया था, उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम क्या करते हैं, we arrange elements on the basis of increasing atomic numbers, mass नहीं, numbers, increasing atomic numbers। तो ये लॉ क्या कहता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ये कहता है कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, वो डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर पे। वहां पे बोलते थे वो डिपेंड करता है एटॉमिक मास पे मेंडलीव में, लेकिन यहाँ पे किस पे डिपेंड कर रहा है, ऑन द एटॉमिक नंबर। तो मैं इस लॉ को कैसे लिखूंगा बेटा, जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ होगा, देखिए क्या कहता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है बेटा, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स और अ पीरियोडिक फंक्शन, elements or a periodic function of their
पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, एटॉमिक नंबर्स। अब इसका मतलब क्या हुआ ऑफ देयर पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन देखो क्या मतलब है इसका। अगर आप एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स, तब कुछ टाइम के बाद जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो रिपीट होते हैं। रिपीट होने को नाम कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन। वो ये जो प्रॉपर्टीज होंगी डिपेंड करेंगे एटॉमिक नंबर पे। आप प्रॉपर्टीज को, आप एलिमेंट्स को अरेंज करोगे इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स गेट रिपीटेड। that is what we write here, और a periodic function of their atomic numbers। जो प्रॉपर्टीज होंगे वो डिपेंड करेंगे किस पे, एटॉमिक नंबर्स पे। तो आप देखिए ये जो दो लॉज है, एक तो मेंडलीज पीरियोडिक लॉ और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, इन दोनों में डिफरेंस है लास्ट वाले पॉइंट में। वहां पे था एटॉमिक मास, यहाँ पे क्या बेटा, एटॉमिक नंबर। तो ये है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अब हमें क्या बोलना है, गिव ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या होता है वो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। जरा बेटा आप ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखिए। इसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या है, इसमें ये वाले जो है ना, ये वाला बेटा, यहां से मैं नंबरिंग कर रहा हूं, यहां से 1, यहां से 2 लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 11, यहाँ पे 12 आएगा। लाइकवाइज यहाँ पे 13, यहाँ पे 14, यहाँ पे 15 16 17 एंड 18। ये जो मैंने नंबर्स देखे, इन नंबर्स को हम नाम कहते हैं ग्रुप्स। क्या कहते हैं बेटा, ग्रुप्स। ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसमें ये जो टॉप टू बॉटम है ना, ये वाला, इसको ग्रुप कहते हैं। ये जो टॉप टू बॉटम एक ग्रुप है, ऐसे ग्रुप्स। मैंने ग्रुप्स के कितने नंबर्स लिखे, 1 से लेके कहां तक, 18 तक लिख दिए। तो ये वाले जो वर्टिकल कॉलम्स है, इन वर्टिकल कॉलम्स को नाम कहते हैं ग्रुप्स। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें जो एलिमेंट्स है उनको ग्रुप कैटेगराइज किया गया है इन वर्टिकल कॉलम्स, एंड हॉरिजॉन्टल रोज। हॉरिजॉन्टल रो होता है ऐसे, वर्टिकल कॉलम है ऐसे, और हॉरिजॉन्टल रो होता है ऐसे। तो ये वर्टिकल कॉलम बनेगा और ये बनेगा हॉरिजॉन्टल रो। तो वर्टिकल कॉलम इज टॉप टू बॉटम, हॉरिजॉन्टल रो इज लेफ्ट टू राइट। तो कॉलम्स एंड रोज में इनको क्लासिफाई किया गया। अभी जो कॉलम्स और रोज होंगे, अब ये वाला जो कॉलम होता है बेटा, वर्टिकल कॉलम जो होता है, इनको हम नाम कहते हैं ग्रुप्स। और ये जो ग्रुप्स इस पीरियोडिक टेबल में ये कितने हैं, ये है 1 से लेके 18 तक, ऐसे नंबरिंग। और जो हॉरिजॉन्टल रोज है इनको नाम कहते हैं बेटा कॉलम्स। अब ये जो कॉलम्स है इनका जो नंबर होता है दैट्स इक्वल टू 7। इन कॉलम्स का जो नंबर है वो किसके बराबर है, ये जो कॉलम्स होंगे बेटा इनको मैं नाम लिखूंगा, जो हॉरिजॉन्टल रोज है, सॉरी, जो हॉरिजॉन्टल रोज है बेटा, हॉरिजॉन्टल रोज को हम नाम कहते हैं पीरियड्स। इनको नाम कहते हैं बेटा पीरियड्स। और जो पीरियड्स होते हैं इनका नंबर है टोटल 7। पीरियड इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ग्रुप इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब देखिए बेटा, जो लेफ्ट टू राइट है इनको मैं यहां से लिखूंगा, यहां से लेफ्ट टू राइट, यहां से बेटा लेफ्ट टू राइट। इसको मैं 1 लिखूंगा, इसको मैं 2 लिखूंगा, पीरियड 2, इसको मैं लिखूंगा पीरियड 3, इसको मैं लिखूंगा पीरियड 4, इसको मैं लिखूंगा पीरियड 5, इसको मैं लिखूंगा पीरियड 6, और इसको लिखूंगा मैं पीरियड 7। जरा मेरे साथ बताया बेटा कितने वर्टिकल कॉलम्स हैं, सर 18 है, 1 से लेके 18 तक नंबरिंग लिखनी है। कितने हॉरिजॉन्टल रोज है, हॉरिजॉन्टल रोज को नाम कहते हैं बेटा पीरियड्स। वो पीरियड्स कितने हैं टोटल, वो है टोटल में 7 पीरियड्स। उसके अलावा नीचे जो दिए 2 सीरीज ऑफ एलिमेंट्स दिए थे, इनमें 14 एलिमेंट्स होते हैं। इसमें जो पहला सीरीज है इनको नाम कहते हैं बेटा लेंथेनाइड्स। ये जो पहला सीरीज है इनको नाम कहते हैं बेटा लेंथेनाइड्स कहते हैं। और ये जो दूसरा सीरीज है इनको नाम कहते हैं बेटा एक्टिनाइड्स इनको नाम कहते हैं, लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। अब देखिए बेटा इसका डिस्क्रिप्शन क्या होगा, मैं डिस्क्रिप्शन में यहां से लिखूंगा कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है। देखिए बेटा क्या इसका डिस्क्रिप्शन क्या है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। तो पहला डिस्क्रिप्शन जो हम लिखेंगे बेटा, इसमें क्या होता है, इसमें होते हैं 18 ग्रुप्स होते हैं। इसमें 18 ग्रुप्स होते हैं और इनकी नंबरिंग कहां से लिखते हैं, 1 से लेके 18 तक, 1 से 18 तक। तो इसमें जो टोटल ग्रुप्स है वो है 18, 1 to 18 से नंबरिंग करनी है उसको। अब ये जो 18 ग्रुप्स होंगे, इसमें जो ग्रुप 1 से लेके 2 है उनको हम नाम कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक होता है ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 जो है उनको हम नाम कहते हैं बेटा एस ब्लॉक। जरा ये देखिए बेटा एस ब्लॉक एलिमेंट, ये वाला ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 को नाम कहते हैं बेटा एस ब्लॉक। ये होता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। लाइकवाइज बताइए बेटा, अगर ये एस ब्लॉक हो गया, मैं लिखूंगा बेटा दूसरा डी ब्लॉक। डी ब्लॉक इनको कहेंगे ग्रुप 3 से लेके 2 ग्रुप 12, ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12, ग्रुप 3 ये हो गया बेटा ग्रुप 3 और यहां से यहां तक ग्रुप 12, ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक जो है इनको हम बोलेंगे बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स।
डी ब्लॉक एलिमेंट्स। लाइकवाइज ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक जो एलिमेंट्स है इनको कहते हैं बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनको पी ब्लॉक हम कहेंगे। तो यहाँ पे ग्रुप डी, यहाँ पे बोलेंगे बेटा पी ब्लॉक। अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स किनको कहेंगे हम, जो आएंगे ग्रुप कहां से लेके, ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक जो एलिमेंट्स आएंगे उनको हम कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और नीचे दो सीरीज ऑफ एलिमेंट्स भी है, नीचे दो सीरीज ऑफ एलिमेंट्स भी इसमें है। वो जो दो सीरीज ऑफ एलिमेंट्स है उनमें से एक सीरीज आता है जिसको बोलते हैं लेंथेनाइड्स, और दूसरा सीरीज जो आता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, एक्टिनाइड्स, उनको हम नाम बोलते हैं। तो दो सीरीज नीचे है, वन इज लेंथेनाइड्स एंड अनदर इज एक्टिनाइड्स। तो ये चीज आप याद रखेंगे। और इसके अलावा क्या, 18 ग्रुप्स है और इसमें क्या बेटा 7 पीरियड्स है, 7 पीरियड्स है। 7 पीरियड कहां से हो गया बेटा, लेफ्ट से राइट तक। ग्रुप जो होता है टॉप टू बॉटम होता है, पीरियड होता है लेफ्ट टू राइट। इसमें 4 ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स है, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और उसके अलावा एफ ब्लॉक भी है। एफ ब्लॉक हो गया ये वाला नीचे वाले एलिमेंट्स बेटा, ये जो एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट्स है वो ये वाले हैं, ये वाले जो दो है ना, ये वाले दो, इनको हम नाम कहते हैं बेटा एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक का जो ग्रुप नंबर होता है वो याद रखेंगे आप, अभी इसका एक्सप्लेनेशन नहीं चाहे। इनका ग्रुप होता है 3, जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होता है उनका ग्रुप नंबर होता है 3। तो ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। देयर आर 2 सीरीज ऑफ एलिमेंट्स एट द बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल व्हिच आर कॉल्ड एज लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। देयर आर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एंड उनका जो ग्रुप नंबर होता है वो 3 के बराबर होता है। तो ये चीज आप याद रखेंगे। ये आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया था, किसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको चाहिए था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं आगे बेटा नेक्स्ट सवाल क्या है। डिफाइन करना हमें किस बात का, एटॉमिक रेडियस हमें डिफाइन करना है और हमें एक्सप्लेन करने हैं इसके टाइप्स। एटॉमिक रेडियस क्या होता है और इसके टाइप्स क्या होते हैं। देखिए एटॉमिक रेडियस क्या होता है बेटा, एटॉमिक रेडियस समझ लेते हैं, बड़ा अच्छे से समझ लेना बेटा। क्या, मान लो ये मैंने एक एटम लिया हुआ है, फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम कि दिस इज एन एटम। इस एटम में यहाँ पे न्यूक्लियस है, जिस न्यूक्लियस पे चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव। इस एटम के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस पे चार्ज जो है वो है पॉजिटिव, ये न्यूक्लियस है। और ये वाला जो एटम है ना, ये इसकी वैलेंस शेल है और इसमें है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब जो न्यूक्लियस होगा बेटा, न्यूक्लियस के सेंटर से, न्यूक्लियस के सेंटर से वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक जो डिस्टेंस होगा, न्यूक्लियस के सेंटर से कहां तक, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक जो इफेक्टिव डिस्टेंस होगा, उस इफेक्टिव डिस्टेंस को हम नाम कहेंगे बेटा, दैट्स टर्म्ड एज एटॉमिक रेडियस। न्यूक्लियस के सेंटर से वैलेंस शेल तक जो इफेक्टिव डिस्टेंस होगा उसको हम नाम कहते हैं बेटा एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस हम लिखेंगे बेटा कैसे, एटॉमिक रेडियस अगर हम लिखना चाहेंगे तो एटॉमिक रेडियस कैसे लिखेंगे हम, आई विल राइट इट लाइक दिस, इट इज द इफेक्टिव डिस्टेंस। ये होती है बेटा कौन सी डिस्टेंस, इफेक्टिव डिस्टेंस, कहां से कहां तक। देखो बेटा मैं इसको कैसे लिखूंगा, एटॉमिक रेडियस किसको कहेंगे, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इट इज द इफेक्टिव डिस्टेंस इट इज द इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम कहां से कहां तक, from the center of nucleus, from the center of nucleus up to the valence shell, up to the valence shell। न्यूक्लियस के सेंटर से वैलेंस शेल तक जो इफेक्टिव डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस को हम क्या नाम कहते हैं बेटा, दैट्स टर्म्ड एज द एटॉमिक रेडियस, उसको हम नाम कहते हैं। न्यूक्लियस के सेंटर से वैलेंस शेल तक जो इफेक्टिव डिस्टेंस होगा दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड द एटॉमिक रेडियस। अब इस एटॉमिक रेडियस का जो एग्जैक्ट वैल्यू होता है उसका हम नहीं निकाल सकते। एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एटॉमिक रेडियस कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एटॉमिक रेडियस कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एटॉमिक रेडियस कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। सब क्यों नहीं कैलकुलेट कर सकते, इसके कुछ रीजंस है। देखो बेटा पहली बात क्या है, क्यों नहीं कैलकुलेट कर सकते, इसके रीजन। अब इसका रीजन क्या है, फर्स्ट रीजन में लिख रहा हूं बेटा, फर्स्ट रीजन। देखो बेटा पहली प्रॉब्लम क्या है, एटम की कोई डिफाइंड बाउंड्री होती ही नहीं है। एटम डज नॉट हैव अ डिफाइंड बाउंड्री। अगर आपको यहां से यहां तक डिस्टेंस मेजर करना है तो इसकी एक बाउंड्री होनी चाहिए एटम की। एटम का प्रॉब्लम यह है कि उसकी कोई डिफाइंड बाउंड्री होती ही नहीं है। तो पहला प्रॉब्लम यह है कि एटम डज नॉट हैव अ डिफाइंड बाउंड्री, एटम डज नॉट हैव अ डिफाइंड बाउंड्री। एटम की कोई डिफाइंड बाउंड्री होती ही नहीं है। तो अगर एटम की कोई डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती है तो मैं एटम का रेडियस तो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा कहां नहीं पता। दूसरी बात, अगर आपको एक एटम का रेडियस चाहिए उसके लिए आपको एक एटम को अलग से लेना पड़ेगा, एक अकेले एटम को। इट इज इम्पॉसिबल टू टेक एन आइसोलेटेड एटम। आप आइसोलेटेड एटम को ले ही नहीं सकते।
तो इसलिए याद रखना, इट्स नॉट पॉसिबल टू टेक एन आइसोलेटेड एटम, इट्स नॉट पॉसिबल टू टेक एन आइसोलेटेड एटम। एक अकेला एटम लेना बहुत मुश्किल है, आइसोलेटेड एटम। इसलिए हम एटम का एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एटॉमिक रेडियस नहीं निकाल सकते। सर फिर हम क्या कर सकते हैं? हम एक चीज कर सकते हैं, एटम दूसरे एटम के साथ बॉन्डिंग करेगा। जब बॉन्डिंग करेगा तो वो जो बॉन्डेड स्टेट बनेगा उसका, उस बॉन्डेड स्टेट में हम उस एटम का जो रेडियस होगा उसका एक अंदाजा लगा सकते हैं, एस्टिमेट लगा सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। एक अंदाजा, एक बाल पार फिगर बनेगा, एक अंदाजा लगा सकते हैं आप एटॉमिक रेडियस का, लेकिन जब एटम किस स्टेट में होगा? बॉन्डेड स्टेट में। तब उस टाइम पे हम क्या करते हैं? हम बोलते हैं कि इसके टाइप्स होते हैं। क्या क्या टाइप्स होंगे वो हम बताएंगे। कोवेलेंट रेडियस होता है, मेटलिक रेडियस होता है, वैन डर वाल्स रेडियस होता है, वो सारी चीजें, लेकिन बॉन्डेड स्टेट में। अब बॉन्डेड स्टेट में इसके एटॉमिक रेडियस का एक अंदाजा लगाया जा सकता है। वही बॉन्ड स्टेट में जो रेडियस निकलेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडियस, उन्हीं रेडियस को हम कहते हैं टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। क्या नाम कहते हैं बेटा उसका? टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। तो उसी टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस में मैं पहला टाइप ले रहा हूं, जिसको हम नाम कहते हैं बेटा कोवेलेंट रेडियस। उसको मैं नाम बोल रहा हूं बेटा, कौन सा रेडियस? कोवेलेंट रेडियस। इसको आरसी से हम दिखाएंगे। देखिए बेटा, कोवेलेंट रेडियस क्या होता है? कोवेलेंट रेडियस का मतलब है कि दो एटम्स ले, हमने सेम एटम हम लेंगे, सेम एटम दो, जैसे हाइड्रोजन है हाइड्रोजन है, क्लोरीन है क्लोरीन है, फ्लोरीन है फ्लोरीन है, दो सेम एटम। उन दो सेम एटम्स को आपस में बॉन्डिंग करवाया, हमने बॉन्ड बना लिया उनके बीच में, कोवेलेंट बॉन्ड। हम ऐसे बनाएंगे, जब कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो वहां पे ओवरलैपिंग हो जाएगी, तो ऐसे ओवरलैपिंग हो गई, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। अब जब दो एटम्स के बीच में, सेम एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनने के बाद जो उनके न्यूक्लियस और न्यूक्लियस का डिस्टेंस होगा, उसको हम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कहते हैं, या तो उसको बॉन्ड लेंथ कहते हैं। उस बॉन्ड लेंथ का जो हाफ वैल्यू होगा, हाफ ऑफ बॉन्ड लेंथ, हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, दैट्स टर्म्ड एज द कोवेलेंट रेडियस। तो मैं कोवेलेंट रेडियस को डिफाइन कैसे करूंगा? इट इज डिफाइंड एज द हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर, it is defined as the half of internuclear distance between two same covalently bonded atoms, between two same covalently bonded atoms, between two same covalently bonded atoms। तो मैं इसका एग्जांपल ऐसे समझ लेंगे, हम एक डायग्राम बना लेंगे बेटा, इसके डायग्राम से हमें आइडिया मिलेगा। मान लो ये बेटा मैंने एक एटम ले लिया, दिस इज वन ऑफ द एटम्स, मैंने एक एटम लिया, लेट्स अज्यूम कि क्लोरीन का एटम है, मैंने दूसरा एटम लिया और मान लेते हैं कि ये एटम जो है ये क्लोरीन का ही एटम है। और अब हम ऐसा मान रहे हैं कि ये जो दो एटम्स है, इन दो एटम्स ने आपस में ओवरलैप किया है, इनका ओवरलैप हुआ आपस में। जब ओवरलैप होगा तो इस एटम का भी अपना न्यूक्लियस होगा और इस वाले एटम का भी अपना न्यूक्लियस होगा, यहाँ भी न्यूक्लियस है और यहाँ भी न्यूक्लियस है, दोनों एटम्स का अपना न्यूक्लियस है। अब ये वाला एटम जो है ये क्लोरीन का एटम है, Cl एटम है, और ये भी कौन सा एटम है बेटा? Cl एटम है। जब भी आपस में बॉन्ड बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, ओवरलैप हो जाएगा। अब इनके बीच का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का, ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इसी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का मुझे हाफ लेना है, तो मैं इसका हाफ ले लूंगा। ये जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है इसको मैं आधा करूंगा बेटा, ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है हमारा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को मैं हाफ करूंगा, जो इसका हाफ निकलेगा, जो कि मैं यहाँ पे काट रहा हूं बेटा इसको, हाफ। अब जो इसका हाफ वैल्यू आएगा, इस हाफ वैल्यू को लिखूंगा मैं RC, इसको भी लिखूंगा RC, यहां से यहां तक का ये हाफ बेटा, ये वाला पोर्शन। मैं इसको थोड़ा मैग्नीफाई करके दिखाऊंगा सच दैट आपको ये विजुअल हो जाए। देखो बेटा क्या, ये वाला जो रेडियस है ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू बेटा, ये जो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू होगा, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू, इस न्यूक्लियस के सेंटर से यहाँ तक, इस हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को हम नाम कहेंगे कौन सा रेडियस बेटा? इट्स टर्म्ड एज कोवेलेंट रेडियस। तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ है ये, जिसको हम नाम कहते हैं कौन सा रेडियस? कोवेलेंट रेडियस। अब मैं इस कोवेलेंट रेडियस को अगर लिखूंगा तो लिखूंगा कैसे? तो लिखने के लिए क्या करना है बेटा, ध्यान से सुनिए। कोवेलेंट रेडियस को कहेंगे हम, इस कोवेलेंट रेडियस को हम कैसे लिखेंगे? आई विल राइट RC इज इक्वल टू, कोवेलेंट रेडियस किसके बराबर आएगा? मैं लिखूंगा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, मैं लिखूंगा DCl-Cl, D is the distance between two chlorine atoms, डिवाइड बाय करूंगा बेटा 2, हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो अगर मैं RC लिखूंगा, इट्स इक्वल टू क्लोरीन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है उसका वैल्यू होता है 1.98 एंगस्ट्रॉम
1.98 एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाय करूंगा 2 विच इज इक्वल टू 0.99 एंगस्ट्रॉम। इस डिस्टेंस को मैं नाम बोलूंगा बेटा कोवेलेंट रेडियस। बात समझ में आई? तो पहले तो आपने बोला एटॉमिक रेडियस क्या होता है वो डिफाइन कर लिया, अब इसका एक टाइप बन गया कोवेलेंट रेडियस जो मैंने समझाया किसके बराबर होता है, हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। अब इसका दूसरा टाइप ऑफ रेडियस जो बनेगा, सेकंड टाइप ऑफ रेडियस, मेक श्योर कि बेटा यहाँ पे याद रखना, जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है जो दो एटम्स के ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, दे इंटरमिक्स इनटू ईच अदर। अब दूसरा रेडियस जो होता है उसको हम नाम कहते हैं बेटा मेटालिक रेडियस, उसको हम नाम कहते हैं बेटा मेटालिक रेडियस। अब ये मेटालिक रेडियस क्या होता है, इसका मतलब क्या है? देखो मेटालिक रेडियस का मतलब क्या होता है, आपको बेटे याद होगा कि जो मेटल होता है ना, हर एक मेटल का अपना एक सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, हर एक मेटल का अपना एक सॉलिड्स होते हैं, तो सॉलिड का अपना एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्रिस्टलेट्स नाम कहते हैं। क्रिस्टलेट्स में जो मेटल के एटम्स होते हैं दे टच ईच अदर, वो एक दूसरे को कांटेक्ट में होता है। तो वो जो मेटल एटम्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा, कांटेक्ट में। लेट्स अज्यूम कि एक मेटल एटम है, ये एक मेटल एटम है, ऐसा ले लेते हैं बेटा, दिस इज मेटल एटम। लेट्स अज्यूम ये एक मेटल एटम है और ये दूसरा मेटल एटम होगा, मैं यहाँ से दूसरा मेटल एटम ले रहा हूँ, लेट्स अज्यूम दिस इज अनदर मेटल एटम, ये दूसरा मेटल एटम है। अब ये वाला और वो वाला मेटल एटम जो होंगे ये बेटा आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे, ये जो दो मेटल एटम्स है आपस में कांटेक्ट में है, ये आपस में ओवरलैप करके नहीं होते हैं, देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स टच ईच अदर, ये आपस में टच कर रहे हैं ना कि ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये वाला जो होगा ना ऐसा स्ट्रक्चर होता है सॉलिड्स में, और आपने छोटे क्लास में भी सीखा है कि सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर टाइटली पैक्ड होते हैं कि नहीं, तो ये एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के कांटेक्ट में है लेकिन ओवरलैप करके नहीं है। तो ये वाला जो एटम होगा, इस एटम का भी अपना न्यूक्लिय होगा और इस एटम का भी अपना न्यूक्लिय होगा, ये दो न्यूक्लिय इन दो एटम्स के, इनके बीच का एक अपना डिस्टेंस होगा जिसको आप क्या नाम कहेंगे बेटा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ये आपने बना लिया बेटा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। अगर मैं इसी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ ले लूंगा, ये जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बनेगा, अगर मैं इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का कितना लूंगा बेटा, हाफ, ये जो हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बनेगा, इस हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को मैं कहूंगा आर एम, इट्स मेटालिक रेडियस। इस हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को हम क्या लिखेंगे बेटा, आर एम। इस आर एम को क्या नाम पड़ेंगे बेटा, मेटालिक रेडियस, ये बनेगा आर एम। जरा बेटा इससे पहले बताइए आप, ये वाले दो मेटल एटम्स आपने लिए, लेट्स अज्यूम कि ये मेटल एटम जो है ये कॉपर का एटम है और ये भी लेंगे कॉपर का एटम, दो कॉपर के एटम्स है सॉलिड स्टेट में एक दूसरे के कांटेक्ट में है, तो इनके बीच का जो न्यूक्लियर का डिस्टेंस होगा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, उसका मैंने हाफ कर लिया, जो हाफ वाला पोर्शन बनेगा उसको बोलूंगा मेटालिक रेडियस। तो अगर मैं इसका आर एम लिखूंगा, आर एम किसके बराबर आएगा, डी सी यू डैश सी यू, डी सी यू डैश सी यू डिवाइड बाय करेंगे 2, तो ये वाला जो वैल्यू देगा ये मुझे देगा कौन सा रेडियस, मेटालिक रेडियस। जरा हम डिफाइन कैसे करेंगे अब मेटालिक रेडियस, जरा खुद बता बेटा, इट इज डिफाइंड एज द, इट इज डिफाइंड एज द, बता बेटा आंसर, हाफ ऑफ, it is defined as the half of the internuclear distance, half of the internuclear distance of two metal atoms, of two adjacent metal atoms in solid state, metal atoms in metal atoms in crystalates, in crystalates, ऐसे लिखेंगे तो थोड़ा डेफिनेशन बहुत सही लगेगा, in crystalates। इसका जो हाफ वाला डिस्टेंस होगा दैट्स कॉल्ड मेटालिक रेडियस। आपको बताना क्या कोवेलेंट रेडियस का वैल्यू ज्यादा होगा मेटालिक रेडियस का। कोवेलेंट रेडियस में जो दो एटम्स है वो एक दूसरे के बहुत करीब आते हैं, ओवरलैप हो जाते हैं, तो न्यूक्लियर बहुत नजदीक आएंगे, जब न्यूक्लियर नजदीक आएंगे तो कोवेलेंट रेडियस कम निकलेगा। लेकिन मेटालिक रेडियस में क्या होता है, सिर्फ टच करते हैं, तो मेटालिक रेडियस की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ज्यादा। तो अगर आपको कोवेलेंट रेडियस और मेटालिक रेडियस में डिफरेंशिएट करना होगा कौन ज्यादा होगा, तो मेटालिक रेडियस जो होगा उसकी वैल्यू जो ज्यादा होगी वो किससे ज्यादा होगी, देन कोवेलेंट रेडियस। तो ये चीज भी आप बेटा याद रखेंगे। ये तो हो गए दो चीजें। देखिए थर्ड टाइप ऑफ रेडियस क्या होता है, आई होप थर्ड टाइप ऑफ रेडियस अब इजी लगेगा, उसको हम नाम कहते हैं बेटा वैन डर वाल्स रेडियस। वैन डर वाल्स रेडियस, आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे आंसर लिखना है, मैं कोई लेंथी सोल्यूशन नहीं बता रहा हूं। वैन डर वाल्स रेडियस, देखो वैन डर वाल्स रेडियस में क्या करना है आपको बेटा, जरा आप इस एक बात समझिए, आप अंदर से दिमाग में सोच लो कि आपके पास क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस आपके पास गैस है। क्लोरीन गैस किसका बना होता है, क्लोरीन मॉलिक्यूल्स का। मान लो मैंने एक कंटेनर लिया ऐसे बेटा,
लेट्स अज्यूम कि ये मैंने एक कंटेनर लिया बेटा, इस कंटेनर में क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स है, Cl2 मॉलिक्यूल, Cl2 मॉलिक्यूल, Cl2 Cl2, ये बहुत सारे मॉलिक्यूल है। ये जो क्लोरीन है गैसियस स्टेट में है, मैं इस क्लोरीन को कंडेंस करके लिक्विफाई करके सॉलिडिफाई करूंगा, तो मैं इसको सॉलिड बनाऊंगा। सॉलिड जब बनाएंगे तो क्या है, पार्टिकल नजदीक आएंगे, दूर जाएंगे तो नजदीक आएंगे। अब पहले गैसियस स्टेट में तो है, लेकिन जैसे मैं इसको प्रेशर अप्लाई करूंगा, टेम्परेचर कम करूंगा, अल्टीमेटली ये सॉलिडिफाई हो जाएगा। जब ये सॉलिडिफाई होगा तो सॉलिड स्टेट में आएगा। अब सॉलिड स्टेट में क्या होगा बेटा, अगर मैं सॉलिड स्टेट में लूंगा क्लोरीन के मॉलिक्यूल, मान लो ये बेटा मैंने एक क्लोरीन मॉलिक्यूल लूंगा, मैं ये मैंने एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल लिया, और इस क्लोरीन मॉलिक्यूल में एक ही एटम क्लोरीन का नहीं होगा, देयर वुड बी टू एटम्स ऑफ क्लोरीन। तो ये क्लोरीन के दो एटम्स होंगे। तो मान लो ये मैंने बेटा लिया है, ये क्लोरीन मॉलिक्यूल है, ये क्लोरीन मॉलिक्यूल है, इसमें जो एटम्स है वो क्लोरीन के एटम्स है, एक Cl एटम है, दूसरा भी Cl एटम। ये मैंने क्लोरीन मॉलिक्यूल लिया, ये इसका न्यूक्लियस होगा अपना, इसका अपना न्यूक्लियस होगा, इनके बीच में एक इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी होगा जो हमने अभी बोल दिया। अब क्या सिर्फ यही मॉलिक्यूल होगा, नहीं, और भी मॉलिक्यूल्स होंगे। मैं दूसरा क्लोरीन मॉलिक्यूल लूंगा, यहाँ पे ये मैंने दूसरा क्लोरीन मॉलिक्यूल ले लिया, मान लो बेटा ये मैंने दूसरा क्लोरीन मॉलिक्यूल लिया, ये दूसरा क्लोरीन मॉलिक्यूल ले लिया, और इसके भी दो एटम्स होंगे, ये और एक क्लोरीन मॉलिक्यूल मैंने ले लिया। ठीक है बेटा, ये मैंने दो क्लोरीन मॉलिक्यूल लिए अलग अलग से, ये एक क्लोरीन मॉलिक्यूल है, दूसरा क्लोरीन मॉलिक्यूल है, इसका भी अपना न्यूक्लियस होगा और इसका भी क्या होगा बेटा, अपना न्यूक्लियस होगा। ये भी एक क्लोरीन एटम है, ये भी एक क्लोरीन एटम है, और इनके बीच का भी अपना इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा। तो क्या मैंने एक ही क्लोरीन मॉलिक्यूल या दो क्लोरीन मॉलिक्यूल, आई हैव टेकन टू क्लोरीन मॉलिक्यूल सेपरेटली, ये क्लोरीन मॉलिक्यूल, ये क्लोरीन मॉलिक्यूल, लेकिन ये दोनों किस स्टेट में बेटा, सॉलिड स्टेट में। अगर ये सॉलिड स्टेट में होंगे तो सॉलिड स्टेट में क्या होगा, ये अलग से एक मॉलिक्यूल है, अलग से मॉलिक्यूल है। अब ये वाले जो दो मॉलिक्यूल्स है, ये वाले दो मॉलिक्यूल, अब मुझे बताओ क्या ये वाले दो मॉलिक्यूल जो है, ये वाले दो मॉलिक्यूल, क्या ये दो मॉलिक्यूल आपस में, ये जो दो मॉलिक्यूल्स है, इनके जो ये वाले दो एटम्स है, ये वाले दो एटम्स, क्या ये एडजेसेंट एटम्स है या नॉन एडजेसेंट एटम्स। इनको मैं कह सकता हूं ना बेटा, दीज आर एडजेसेंट एटम्स, adjacent atoms of two non-bonded molecules, non-bonded molecules, लेकिन किस स्टेट में बेटा, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में, इन सॉलिड स्टेट। ये वाले जो दो एटम्स है, ये एडजेसेंट एटम्स है दो क्लोरीन मॉलिक्यूल्स के, लेकिन इन सॉलिड स्टेट। अब ये जो दो क्लोरीन एटम्स होंगे, इन दो क्लोरीन एटम्स के बीच में अपना कोई इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस डेफिनेटली होगा। तो इनके बीच में जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा वो मैं यहां से दिखाऊंगा, दिस इज द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। अब ये वाला जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, क्या ये बॉन्डेड वाले क्लोरीन एटम्स का डिस्टेंस है इंटरन्यूक्लियर, या जो नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स है, ये नॉन बॉन्डेड है लेकिन एडजेसेंट एटम्स। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन्हीं दो एटम्स का क्या करना है बेटा, इन्हीं दो एटम्स को मुझे लेना है, इनका, इन दो एटम जो एडजेसेंट एटम्स है, इनके बीच का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, मुझे इसी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ लेना है। ये जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा इनका, इसी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का मुझे हाफ करना है, इसका मैं हाफ करूंगा, इसका जो हाफ होगा उसी रेडियस को मैं नाम कहूंगा वैन डर वाल्स रेडियस। इनका जो हाफ वाला डिस्टेंस होगा इसको हम क्या नाम कहेंगे बेटा, वैन डर वाल्स रेडियस। तो वैन डर वाल्स रेडियस में जो दो एटम्स के बीच में आप डिस्टेंस निकाल रहे हैं, वो बॉन्डेड नहीं होंगे, वो नॉन बॉन्डेड होंगे, लेकिन सॉलिड स्टेट में होंगे। तो ये जो डिस्टेंस हो गया ना, दिस हाफ ऑफ द डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम नाम कहेंगे हाफ, जो डिस्टेंस होगा दैट्स कॉल्ड द वैन डर वाल्स रेडियस। अब कोवैलेंट रेडियस में एटम्स नजदीक थे, मेटल में रेडियस में थोड़ा एटम्स दूर, और जब वैन डर वाल्स रेडियस आएगा तो मेटल्स बहुत दूर जाएंगे। बेटा बात समझ में आई। तो मैं इसको डिफाइन अगर करूंगा, डिफाइन कैसे करूंगा, मैं इसको लिखूंगा इट इज हाफ ऑफ, इट्स हाफ ऑफ, बताओ बेटा किसका हाफ ऑफ होगा, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, बताओ किन के बीच में बेटा, बिटवीन adjacent atoms of two non-bonded molecules, in solid state, इसी डिस्टेंस को हम नाम क्या कहेंगे बेटा, वैन डर वाल्स रेडियस। याद रखना, दो अलग मॉलिक्यूल्स, वो आपस में बॉन्डेड नहीं है, उनके जो नजदीक वाले एटम्स होंगे, उनके बीच का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा उसी का हाफ करना है, जो हाफ वैल्यू निकलेगा दैट्स कॉल्ड द वैन डर वाल्स रेडियस। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, अब मुझे बताइए वैन डर वाल्स रेडियस ज्यादा होगा कोवैलेंट रेडियस या मेटलिक रेडियस।
सबसे ज्यादा होगा वैन डर वाल्स रेडियस, क्योंकि इसमें एटम्स ही दूर है, वो तो ओवरलैप भी नहीं कर रहे हैं, बहुत दूर है, बॉन्डेड भी नहीं है। तो सबसे ज्यादा जो होगा वैल्यू वो किस रेडियस का होगा, वैन डर वाल्स रेडियस जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद होगा बेटा मेटेलिक रेडियस, और उसके बाद कौन सा रेडियस होगा बेटा, कोवेलेंट रेडियस होगा। बेटा बात समझ में आई? तो ये ऑर्डर एक याद रखेंगे आप। अगर आपको ये 5 मार्क्स का सवाल आएगा, आपको ये सारी चीजें लिखनी पड़ेंगे, व्हाट इज एटॉमिक रेडियस एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स, वो आप सारी चीजें लिखेंगे। अब आपको और एक चीज बेटा याद रखना है, वो है कि एटॉमिक रेडियस कैसे वेरी होता है पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट टू राइट क्या होता है, टॉप टू बॉटम क्या होता है, वो चीज आप याद रखेंगे। देखिए लेफ्ट टू राइट टू टॉप टू बॉटम क्या होता है, मैं लिखूंगा बेटा यहाँ पे वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियोडिक टेबल, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक रेडियस इन पीरियोडिक टेबल। अगर वहां पे क्वेश्चन में लिखा होगा गिव इट्स ट्रेंड, ट्रेंड अगर लिखा होगा तो ट्रेंड का मतलब ही है कि पीरियड टेबल में बताओ वेरिएशन कैसे होगा। अब पीरियड टेबल में वेरिएशन कैसे होगा वो आप वेरिएशन यहां से याद रखेंगे बेटा। वेरिएशन दो टाइप का होता है, एक तो अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो तब क्या होगा, और दूसरा अगर हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तब क्या होगा। तो मैं ऐसे दिखाऊंगा बेटा, एक एरो मैंने ऐसे दिखाया, इस एरो का मतलब है अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, और दूसरा एरो मैं ऐसे दिखाऊंगा, इसका मतलब होता है टॉप टू बॉटम। अब यहां से जो ये वाला होगा ना लेफ्ट टू राइट, इसको हम बोलते हैं बेटा अक्रॉस द पीरियड, इसको याद रखेंगे बेटा, इसको नाम पढ़ना है अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड। अक्रॉस द पीरियड का मतलब होता है बेटा कहां जाना, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जाना, इट्स कॉल्ड अक्रॉस द पीरियड। और यहां से जब नीचे जाओगे इसको बोलते हैं बेटा डाउन द ग्रुप, इसको नाम बोलते हैं बेटा डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप का मतलब क्या होता है बेटा, टॉप से कहां जाना है, टॉप से जाना है बॉटम, डाउन द ग्रुप। अगर आप अक्रॉस द पीरियड जाएंगे तो अक्रॉस द पीरियड क्या होगा, जब आप अक्रॉस द पीरियड जाओगे तो याद रखना बेटा, अक्रॉस द पीरियड जाने से क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स जो होता है, नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम, नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम। आप सीधे इसको बना भी सकते हो और वहां पे लिख भी सकते हैं ऐसे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम बट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज होगा देयरफॉर जो साइज होगा, अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो क्या वो वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो एटम होगा वो श्रिंक हो जाएगा, अगर श्रिंक होगा तो उसका साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो अगर मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, शेल्स में कोई चेंज नहीं आ रहा है। मैं यहाँ से पीरियड टेबल बेटा एक बार आपको समझाया था इससे पहले भी, देखो क्या, जरा बेटा ये ले लो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये हो गया लेफ्ट टू राइट जाना। इसमें भी दो शेल्स में इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी दो शेल्स में इलेक्ट्रॉन, इसमें भी दो शेल्स में इलेक्ट्रॉन, टू शेल एंड टू शेल। तो अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा, लेफ्ट टू राइट क्या होगा, नंबर ऑफ शेल्स रहेंगी सेम, बट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। न्यूक्लियर चार्ज क्यों बढ़ेगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। तो अगर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, तो उससे क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, देयरफॉर साइज डिक्रीज, जो साइज होगा वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। ये तो आप याद रखना कि लेफ्ट टू राइट क्या होता है। अगर हम जाएंगे डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप क्या होगा बेटा, डाउन द ग्रुप जैसे हम जाएंगे, डाउन द ग्रुप याद रखना बेटा, डाउन द ग्रुप आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा जेड इफेक्टिव। मैं अभी इसके आगे थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज। अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसको नाम कहते हैं, या न्यूक्लियर चार्ज आप लिखोगे वो बढ़ेगा तो साइज डिक्रीज होगा। टॉप टू बॉटम क्या होगा बेटा, टॉप टू बॉटम याद रखना, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज, नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहे हैं टॉप टू बॉटम, वो इंक्रीज हो रहे हैं। अगर आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे, देयरफॉर जो साइज होगा, साइज भी इंक्रीज हो जाएगा, साइज इंक्रीज। एटॉमिक रेडियस भी और एटॉमिक साइज भी दोनों क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो क्या लिखेंगे आप आंसर बेटा, अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया, वो गिव्स ट्रेंड, ट्रेंड का मतलब है लेफ्ट टू राइट क्या होगा, टॉप टू बॉटम क्या होगा। लेफ्ट टू राइट जाओगे नंबर ऑफ शेल्स सेम रहेंगे, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, देयरफॉर साइज डिक्रीज। टॉप टू बॉटम जाओगे तो शेल्स ही बढ़ेंगे, एक एटम के अगर शेल्स बढ़ रहे हैं, शेल्स बढ़ने से क्या होगा, उसका साइज जो बढ़ेगा, उसका रेडियस जो होगा वो बढ़ेगा, तो दोनों बढ़ेंगे। तो ये ट्रेंड होगा इसका, लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम क्या होगा। तो ये बेटा आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। मैं और एक चीज बताऊंगा बेटा, वो आप जरा सुनिए यहां से। लेट्स अज्यूम कि मैंने एक एटम लिया और वो एटम न्यूट्रल है, बस छोटा सा एक पॉइंट है बेटा। मान लो ये मैंने एक एटम लिया हुआ बेटा, एंड लेट्स अज्यूम दिस एटम इज ए न्यूट्रल एटम। ये वाला जो एटम है इट इज ए न्यूट्रल एटम। इस न्यूट्रल एटम का अपना कोई साइज है, इसका अपना कोई साइज है। अब मैं इस न्यूट्रल एटम से क्या कर रहा हूं बेटा, इस न्यूट्रल एटम से मैं इससे मैं इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा हूं, माइनस कर रहा हूं, माइनस कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, माइनस इलेक्ट्रॉन।
मैं इससे इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं। अगर मैं इससे इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो न्यूट्रल एटम में से जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कैटायन बनेगा। तो यहाँ पे जो स्पीशी बनेगा बेटा, दूसरा स्पीशी, वो बनेगा बेटा कैटायन। क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे जो स्पीशी बनेगा उसको मैं लिखूंगा कैटायन। अब उस कैटायन पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव चार्ज होगा। अब इन दोनों में से छोटा कौन होगा, बड़ा होगा। जितने इलेक्ट्रॉन आप रिमूव करेंगे उतना साइज छोटा छोटा होता जाएगा। जितने आप एक न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे उतना जो उस एटम का जो साइज होगा वो कम हो जाएगा। सर साइज क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से साइज जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो अगर मैं न्यूट्रल एटम और कैटायन की बात करूंगा, कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट न्यूट्रल एटम, जिससे वो बना होगा। कैटायन का साइज ऑलवेज कम होता है उसके न्यूट्रल एटम से। तो कैटायन इज स्मॉलर देन न्यूट्रल पेरेंट एटम। तो याद रखना कैटायन और न्यूट्रल पेरेंट एटम। अगर मैं ऐसे करूंगा, अगर मैं फॉर एग्जांपल एक स्पीशी ले रहा हूं यहां से, अगर मैंने फॉर एग्जांपल बेटा, अगर मैंने न्यूट्रल एटम लिया और उसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, प्लस कर लिया इलेक्ट्रॉन, अगर मैंने उसको इलेक्ट्रॉन यहीं से दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन देने से क्या होगा, उसका साइज घटेगा नहीं, उसका साइज बढ़ेगा, उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। जब साइज इंक्रीज होगा तो ये बनेगा बेटा एनायन। एनायन पे चार्ज क्या होगा, नेगेटिव। तो अगर आपको साइज बोला जाएगा किसी एटम के, किसी एलिमेंट के, न्यूट्रल एटम का साइज ज्यादा होगा, न्यूट्रल एटम का साइज ज्यादा होगा, एनायन का साइज ज्यादा होगा, कैटायन का साइज ज्यादा होगा, आपको आंसर बोलना है सर एनायन का साइज बड़ा होगा, फिर उसके बाद होगा न्यूट्रल एटम, उसका थोड़ा छोटा, तो सबसे छोटा होगा कैटायन का। जितना आप इलेक्ट्रॉन ज्यादा ऐड करेंगे साइज बढ़ता बढ़ता जाएगा, जितने आप इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे साइज छोटा छोटा होते जाएगा। तो मैं ऐसे बोलूंगा कि एनायन का जो साइज होता है वो ज्यादा होता है। तो अगर मुझे साइज का ऑर्डर दिखना होगा, मैं साइज का ऑर्डर ऐसे लिखूंगा, एनायन जो होता है उसका साइज ज्यादा होता है, फिर आता है कौन सा एटम बेटा, न्यूट्रल एटम होता है, और उसके बाद आएगा बेटा कौन सा आयन, कैटायन आएगा उसके बाद। Cation is always smaller than neutral atom, while as anion is always bigger than its parent neutral atom. Parent neutral atom का मतलब है जिस एटम से वो आपने बनाया होगा। तो याद रखना ये इसका ऑर्डर बनेगा, दिस इज द ऑर्डर ऑफ, ये बनेगा इसका ऑर्डर। अगर आपको ऑर्डर दिखाना होगा तो ऑर्डर आप ऐसे याद रख सकते हैं। और अगर आप इस डायरेक्शन में याद रखोगे बेटा, इस डायरेक्शन में याद रखना, इस वाली डायरेक्शन में क्या होगा, जब आप यहां से आ जाओगे नेगेटिव चार्ज से न्यूट्रल से पॉजिटिव चार्ज, जेड इफेक्टिव का वैल्यू जो होगा वो बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज। इसका मतलब एनायन से अगर आप जाओगे न्यूट्रल एटम से कैटायन, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और जेड इफेक्टिव बढ़ने से क्या होता है, जो साइज होता है वो डिक्रीज हो जाएगा। और जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड इफेक्टिव का मतलब होता है बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसको नाम कहते हैं। ये याद रखना एक पॉइंट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है बेटा। तो ये ऐसे आप याद रखेंगे। चलिए बेटा देखते हैं हम नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा। देखिए क्या लिखा है, डिफाइन आयनाइजेशन एनर्जी, या उसको आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कहते हैं। और उसके बाद क्या करना है, एक तो ये डिफाइन करना है, उसके बाद राइट द फैक्टर्स ऑन विच आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स, वो फैक्टर्स बताओ। हाउ आयनाइजेशन एनर्जी वेरीज इन पीरियोडिक टेबल, मतलब उसका ट्रेंड भी बताना। तो पहले हम समझेंगे आयनाइजेशन एनर्जी होता क्या है। तो पहले हम समझेंगे बेटा आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है। देखो बेटा आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, आपको क्या करना है, आपको एक न्यूट्रल एटम लेना है, न्यूट्रल एटम, एक एटम लेना, वो न्यूट्रल होना चाहिए और वो आइसोलेटेड होना चाहिए। आइसोलेटेड एटम पॉसिबल होते हैं गैसियस स्टेट में। आपको एक न्यूट्रल आइसोलेटेड एटम लेना है, और वो किस स्टेट में होगा बेटा, गैसियस स्टेट में। जब आपने आइसोलेटेड बोला तो गैसियस स्टेट में पॉसिबल होता है आइसोलेटेड एटम। तो आपको न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम लेना है, उस आइसोलेटेड एटम को आपको एनर्जी देनी है। क्या देनी है बेटा, एनर्जी। उस एनर्जी से आपको उस एटम में से जो मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होगा, जो उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे वो न्यूक्लियस के साथ बंद होंगे, लेकिन उन इलेक्ट्रॉन्स में कोई एक इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा जो उतना टाइटली बाउंड नहीं होगा। उस इलेक्ट्रॉन को उस एटम में से आपको बाहर करना है, रिमूव करना है, निकालना है इलेक्ट्रॉन। तो उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। आई बेटा बात समझ। तो मैं इस एनर्जी को कैसे डिफाइन करूंगा, आई विल राइट इट लाइक दिस, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, it is the amount of energy required to remove the most loosely bound electron from a neutral isolated gaseous
गैशियस एटम, आपको एक न्यूट्रल आइसोलेटेड गैस एटम लेना है, उसमें से आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तब एनर्जी कितनी लगेगी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा, मैंने कोई एलिमेंट ले लिया m और ये लिया मैंने गैशियस स्टेट में, इसमें से मुझे क्या करना है बेटा, इसमें से मुझे इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना है। जब मैं इलेक्ट्रॉन रिमूव कराऊंगा तो इसमें से जब इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे तो मुझे क्या करना है, मुझे इसमें देनी पड़ेगी एनर्जी। अब मैं एनर्जी जो इसको दे दूंगा एनर्जी, उस एनर्जी को लिखूंगा मैं बेटा आई इज आयनाइजेशन एनर्जी। अब इस न्यूट्रल गैशियस एटम को मैंने जब एनर्जी दे दी तो यहां से इलेक्ट्रॉन एक निकालूंगा मैं, एक इलेक्ट्रॉन निकालने से इस पे चार्ज आएगा +1, लेकिन ये गैशियस स्टेट में रहेगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो ये वाला जो प्रोसेस, दिस प्रोसेस कॉल्ड आयनाइजेशन प्रोसेस, इसमें इलेक्ट्रॉन अपने आप तो नहीं निकलेगा, इसके लिए क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी। तो जो आपने एनर्जी दे दी दैट्स कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। अब ये जो एनर्जी आपने दे दी, कौन सा इलेक्ट्रॉन निकाला आपने, एक निकाला या दूसरा, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, कौन सा निकाला, पहला इलेक्ट्रॉन। पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी निकलेगी लगेगी, उस एनर्जी को हम नाम कहते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी आपको लगेगी, दैट एनर्जी इज टर्म्ड एज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। सर अब तो मसला ये है, अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, क्या वो एटम अब दूसरा इलेक्ट्रॉन भी देगा? जितने इलेक्ट्रॉन आप ज्यादा निकालोगे उतना एटम इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी नहीं देगा, उसको आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। सर ऐसा क्यों है, इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद एटम अपने आप इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं देगा जल्दी? क्योंकि जब आप एक एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालोगे, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से, पॉजिटिव चार्ज आने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो वो जो बाकी इलेक्ट्रॉन होंगे वो न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड होंगे। जब टाइटली बाउंड होंगे तो एटम अब इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कम दिखाएगा, इससे जो एनर्जी लगेगी उसमें, वो एनर्जी निकालने में अब ज्यादा लगेगी। सही बात समझ। तो अगर मैं पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं उसमें कुछ एनर्जी लगेगी, अगर मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालूंगा उसमें और ज्यादा एनर्जी लगेगी, अगर मैं तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालूंगा उसमें और ज्यादा एनर्जी लगेगी। सर ये तो फिर मसला ऐसे है कि जितने इलेक्ट्रॉन निकाले उतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा उतने एनर्जी आपको ज्यादा देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए। और जो आप पहले इलेक्ट्रॉन के बाद इलेक्ट्रॉन निकालोगे उनमें जो एनर्जी लगेगी, उन एनर्जीज को हम नाम कहते हैं बेटा सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज। उनको नाम कहते हैं बेटा सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज। सर क्या होता है ये सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव सेकेंड, थर्ड एंड सो ऑन इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे, 1 सेकेंड निकालोगे, थर्ड, फोर्थ और ऐसे निकालोगे, तब जो एनर्जी लगेगी इट इज कॉल्ड सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज, इनको नाम कहते हैं। और सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी, बताओ बेटा कौन सी एनर्जी ज्यादा होगी, I1 ज्यादा होगा या I2? दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी ज्यादा लगेगी। तो इसका मतलब हुआ कि जो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज होंगे उसमें जो सबसे कम वैल्यू होगा वो I2 का वैल्यू होगा। मतलब सक्सेस हो गया ना, एक के बाद एक तो पहले निकाला आपने इलेक्ट्रॉन, और ये वाला प्रोसेस जो होता है ये एंडोथर्मिक भी होता है। और एंडोथर्मिक क्यों होगा बेटा? क्योंकि इसमें एनर्जी देनी पड़ेगी। और जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे, इसी एटम में से जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा M+1 गैशियस, इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन पहले ही निकाला है, मैं इसको और एनर्जी दूंगा, जो मैं और एनर्जी दूंगा उसको मैं लिखूंगा I2, ये मैंने कहा M+2 गैशियस स्टेट में, और एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। सर क्या मैं और एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूं? बिल्कुल, M+2 आपने ले लिया गैशियस स्टेट में, इसको और एनर्जी दे दो, उस एनर्जी को लिखोगे आप I3, तो I3 से क्या बनेगा, ये M+3 बनेगा, गैशियस स्टेट में आएगा और एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो अगर मैं इन एनर्जीज का ऑर्डर देखूंगा, I1 का वैल्यू सबसे कम होगा, I2 का वैल्यू उससे ज्यादा होगा, I3 का वैल्यू और ज्यादा होगा। तो अगर मैं ऑर्डर ऑफ एनर्जीज लिखूंगा, दैट ऑर्डर ऑफ एनर्जीज वुड बी कि जो I1 होगा उसका वैल्यू जो होगा वो कम होगा, उसके बाद जो नेक्स्ट प्लेस पे होगा दैट वुड बी I2, थर्ड प्लेस पे होगा I3। तो याद रखेंगे बेटा, ये हमारा ऑर्डर बनेगा ऑफ आयनाइजेशन एनर्जीज। ये आयनाइजेशन प्रोसेस जो होता है इट इज ऑलवेज एंडोथर्मिक,
क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, एनर्जी ऑलवेज देनी पड़ेगी। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम में ये सवाल आएगा कि आयनिस्ट एनर्जी बताओ क्या होता है सक्सेसिव आयनिस्ट एनर्जी, आपको आंसर ऐसे लिखना है कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी दैट इज फर्स्ट आयनिस्ट एनर्जी, बाकी इलेक्ट्रॉन एनर्जी निकालने के लिए जो है इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी लगेगी दैट कॉल्ड सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, या एंथैल्पीज भी बोल सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है बेटा, तो ये चीज आप याद रखेंगे। और इनका ऑर्डर क्या बनेगा, I1 इज लेस देन I2, इट इज लेस देन I3। ये तो हो गया। अब देखिए दूसरा पार्ट, सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन क्या लिखा, राइट द फैक्टर्स ऑन व्हिच आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स। कौन कौन से फैक्टर्स पे आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करेगा, तो फैक्टर्स में लिख लेता हूं बेटा। फैक्टर्स देखिए क्या होगा, किन किन फैक्टर्स पे आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करेगी। देखो हमें क्या करना है बेटा, हमें करना है कि हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है, हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है। कहां से निकालना है, एटम में से। तो मैंने एटम ऐसे ले लिया, मतलब बेटा ये मैंने एक एटम ले लिया, ठीक है, ये एक एटम है। मैं दूसरा एटम ऐसे लूंगा, थोड़ा सा इससे बड़ा, थोड़ा सा दूसरा बड़ा एटम ले लिया, और एक बड़ा एटम ले लिया, इससे बड़ा थोड़ा सा, ये थर्ड एटम मैंने ले लिया। ठीक है बेटा, ये मैंने एटम ले लिया। तो देखिए बेटा क्या, और एक एटम मैं ऐसे लूंगा, ये मैंने और एक एटम ले लिया, ये और एक एटम यहां से लेंगे बेटा, और एक एटम ऐसे ले लिया। बेटा नजर रखो आप क्या, अब जरा इस बात को समझिए, इसका अपना न्यूक्लियस है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है जिसको हमें रिमूव करना है। इसका भी अपना न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। इसका भी अपना न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और रिमूव करना है। बताओ सबसे इजी इलेक्ट्रॉन रिमूव करना कहाँ पे होगा, सर जितना साइज बड़ा होगा, जितना साइज क्या होगा बड़ा। और देखो यहाँ पे जो साइज है वो बड़ा है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा, जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा, क्या ये टाइटली बाउंड होगा या लूजली बाउंड होगा, सर ये तो लूजली बाउंड होगा। अगर ये लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होगा, क्या ये इजीली निकलेगा या नहीं निकलेगा, यस इट विल बी इजीली रिमूव्ड, बिकॉज इसका जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से वो ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना एटम का साइज बड़ा होगा, एटम का साइज जितना बड़ा होगा उतना इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, और जितना साइज छोटा छोटा होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक आता जाएगा, उतना उस एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे बता इन तीन एटम्स में से इलेक्ट्रॉन इजीली कहां पे निकलेगा और डिफिकल्टी से कहां पे निकलेगा। तो थर्ड वाले एटम में जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा इट विल बी रिमूव्ड इजीली, बट फर्स्ट वाले एटम में जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो इजीली नहीं निकलेगा बिकॉज इट इज क्लोज टू द न्यूक्लियस। तो फिर बताइए आप कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करेगा ये। क्या मैं पहला फैक्टर लिख सकता हूं, नंबर वन फैक्टर इज, उसको मैं ऐसे लिखूंगा बेटा कि जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी, आयनाइजेशन एनर्जी इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज। जितना रेडियस ज्यादा होगा, जितना रेडियस ज्यादा होगा उतना क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। यहाँ पे रेडियस ज्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम, और यहाँ पे रेडियस कम तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। जरा बेटा यहाँ देखे, अगर मैं इस एटम से यहां जाऊंगा, इस एटम से यहां जाऊंगा, इसका भी अपना न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है, इसका भी अपना न्यूक्लियस है, यहां से इलेक्ट्रॉन है। जरा इन तीन का कंपैरिजन करो आप, इन तीन एटम्स का, बताओ इन तीन एटम्स में, इन तीन एटम्स में बेटा बताओ कहां पे इलेक्ट्रॉन इजीली निकलेगा। इन तीन में पहले एटम में इलेक्ट्रॉन इजीली निकलेगा, दूसरे एटम में उतना इजीली नहीं निकलेगा, थर्ड में उतना इजीली बिल्कुल नहीं निकलेगा, थर्ड में सबसे मुश्किल होगा इलेक्ट्रॉन निकालना है, क्योंकि इन वाले तीन में से सबसे छोटा साइज उसका है। आइए बेटा बात समझ, अगर हम इन सबका कंपैरिजन करेंगे सबसे डिफिकल्ट इलेक्ट्रॉन निकालना वहां पे होगा क्योंकि वो सबसे छोटा है। आइए बेटा बात समझ, तो आयनाइजेशन एनर्जी और एटॉमिक रेडियस का जो रिलेशनशिप होगा दैट रिलेशनशिप वुड बी, वो कौन सा रिलेशनशिप होगा, दैट वुड बी इनवर्स रिलेशनशिप, जितना साइज बड़ा होगा उतनी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो देखिए बेटा क्या, और दूसरी बात समझिए आप क्या आयनाइजेशन एनर्जी सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा कि एटॉमिक रेडियस कितना होगा, या किसी और चीज पे भी डिपेंड करेगा। देखो बेटा दूसरी बात क्या, नंबर सेकंड मैं लिखूंगा आयनाइजेशन एनर्जी जो होगा, आयनाइजेशन एनर्जी इट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव। Z इफेक्टिव होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो न्यूक्लियर चार्ज जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन ना एक्चुअल में फील कर रहा है, न्यूक्लियस का वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन फील कर रहा है एक्चुअल में, दैट्स कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो न्यूक्लियस क्या करेगा, उस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, जो खींचेगा ना तो वो टाइटली बाउंड रहेगा। तो जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उतनी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कब ज्यादा होगा, अगर एटम पे होगा पॉजिटिव चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा एटम पे उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा होता है, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज लेस। तो याद रखेंगे आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव, और Z इफेक्टिव होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो जितना एटम पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना Z इफेक्टिव ज्यादा होगा, उतनी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा Z इफेक्टिव कम होगा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी
उतनी कम होगी। तो कैटायन और एनायंस में से इलेक्ट्रॉन निकालना कहां पे इजी होगा? सर कैटायन में डिफिकल्ट होगा, लेकिन एनायन में इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इट इज प्रीटी इजी। तो ये चीज आप याद रखेंगे। देखिए थर्ड वाला फैक्टर क्या होता है, थर्ड फैक्टर हम उस साइड से लिख लेते हैं बेटा। देखो क्या थर्ड वाला फैक्टर क्या बनेगा इसका, देखो बेटा थर्ड फैक्टर क्या बनेगा, मैं थर्ड फैक्टर यहीं पे लिख लेता हूं। थर्ड फैक्टर क्या बनेगा, देखो बेटा फैक्टर नंबर 3 क्या बनेगा, फैक्टर नंबर 3, फैक्टर नंबर 3 हो गया स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सर इसका क्या मतलब है स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? जितना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल ज्यादा होगा उतना इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं निकले। कोई एटम है उसकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, भाई वो आपको एटम इलेक्ट्रॉन क्यों देगा, वो तो पहले ही स्टेबल है। अब इलेक्ट्रॉन निकाल के उसको अनस्टेबल कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश नहीं करेगा। अब आप जबरदस्ती दे रहे हैं भाई साहब उसको एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन तो देना ही पड़ेगा फिर, लेकिन उसके लिए एनर्जी कितनी चाहिए, कम या ज्यादा, एनर्जी तो ज्यादा चाहिए। तो जितनी आप एनर्जी, जितनी कॉन्फ़िगरेशन एक एलिमेंट की सबसे जितनी स्टेबल होगी उतनी आयनिक एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। जरा इस बात का ध्यान रखिए आप। मैंने कहा बेटा नाइट्रोजन और मैं ले रहा हूं बेटा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। पता नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2, उसके बाद होता है बेटा 2s2, उसके बाद होता है बेटा 2p3। इसका कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं क्या, 2s2 2p4। जरा इन दो कॉन्फ़िगरेशंस को आप ध्यान से समझिए। जरा इसका कॉन्फ़िगरेशन देखिए 2s2 2p3, इसका कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p4। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है p3, p में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। जब p3 होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, p4 उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता है क्योंकि p3 is half filled, half filled atomic orbitals are highly stable than incompletely filled, p4 is incompletely filled। तो ये वाला ज्यादा स्टेबल है, ये वाला कम स्टेबल है। अगर मैं इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करूंगा, इसको भी एनर्जी देनी है, इसको भी एनर्जी देनी है, लेकिन ज्यादा एनर्जी किसको देनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी हमें नाइट्रोजन को देनी पड़ेगी क्योंकि नाइट्रोजन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो पहले ज्यादा स्टेबल है देन किसके, ऑक्सीजन के। तो अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी I1 देखूंगा, जरा मुझे बताइए बेटा आयनाइजेशन एनर्जी I1 ज्यादा होगी किसकी बेटा, I1 जो होगी वो नाइट्रोजन की ज्यादा होगी देन किसके बेटा, I1 ऑफ ऑक्सीजन। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन। अगर मैं अब फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी को छोड़ के लूंगा सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड में लूंगा नाइट्रोजन पे मैं लूंगा बेटा +1 चार्ज और ऑक्सीजन जो है उस पे मैं लूंगा बेटा -1 चार्ज। अगर मैंने नाइट्रोजन लिया +1 चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 2s2, उसके बाद बनेगा 2p2। जरा इसका बताइए बेटा, इसका बनेगा 2s2, इसका बनेगा 2p3। अब तो गेम ही बदल गई। कैसे गेम बदल गई, सर पहले ये था p3, ये था p4, अब ये क्या बन रहा है p2, वो क्या बनेगा, वो बन गया ना p3। इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, p3 इज मोर स्टेबल देन p2। तो अगर मैं और एक इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करूंगा, पहले हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला हुआ है, आई एम मेकिंग एन अटेम्प्ट टू रिमूव वन मोर इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं और एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, यहां पे p2 में से निकालना है, यहां पे किस में से निकालना है, p3 में से। तो बता इजीली कहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वहां से इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं निकलेगा, लेकिन यहां से इलेक्ट्रॉन इजीली निकलेगा। तो I2 क्या होगा बेटा, I2 जो होगा I2 ऑफ किसका ज्यादा होगा बेटा, I2 ऑफ ऑक्सीजन जो होगा, या मैं नाइट्रोजन लूंगा I2 ऑफ नाइट्रोजन और यहां पे लिखूंगा बेटा I2 ऑफ ऑक्सीजन। जरा इनका रिलेशनशिप बताइए। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन जो होगी, दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर हम निकालेंगे इट्स +1 ओवर हियर, तो अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे वो ऑक्सीजन का ज्यादा होगा, इसे मैं एरो ऐसे दिखाऊंगा। अब देखिए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या आ गया, नाइट्रोजन का I1 ज्यादा है देन ऑक्सीजन का I1। जरा यहां देखिए बेटा, हाँ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ second ionization energy of nitrogen energy and nitrogen would be less than second ionization energy of oxygen। आपको ये बात समझ में आई बेटा, ये तो हो गए 3 फैक्टर्स। अब देखिए बेटा इसका फोर्थ फैक्टर क्या होगा, फोर्थ फैक्टर भी समझ लेते हैं। देखिए बेटा इसका फोर्थ फैक्टर क्या होगा, जो इसका फोर्थ फैक्टर है दैट फोर्थ फैक्टर वुड बी, मैं यहां पे लिख रहा हूं बेटा, फोर्थ फैक्टर क्या होगा इसका, फोर्थ फैक्टर होता है बेटा पेनिट्रेशन इफेक्ट, पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ सबशेल्स, penetration effect of subshells, penetration effect of कौन से बेटा, penetration effect of subshells लेंगे हम, penetration effect of subshells। जो सबशेल्स है उनका पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होगा, पेनिट्रेशन का मतलब होता है क्लोजनेस टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के करीब होना।
जितना पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा होगा उतना क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। अब आयनाइजेशन एनर्जी जो होगा, आयनाइजेशन एनर्जी इट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेनिट्रेशन इफेक्ट। किनका, पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ सब शेल्स। जरा नजर रखिए बेटा, अगर ये न्यूक्लियस है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसके करीब होता है बेटा एस सब शेल, इसके थोड़ा दूर होता है पी, इसके थोड़ा दूर होता है डी, और एफ थोड़ा और दूर। बता न्यूक्लियस के करीब कौन है बेटा, न्यूक्लियस के करीब कौन सा सब शेल है, एस पी डी एफ। एस वाला जो होगा वो न्यूक्लियस के करीब होगा, पी वाला जो होगा वो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होगा, और डी और एफ जो होंगे वो ज्यादा दूर होंगे। तो न्यूक्लियस के करीब सबसे कौन सा सब शेल है, एस सब शेल। तो अगर न्यूक्लियस के करीब एस सब शेल है तो बताओ एस सब शेल वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा क्या वो न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड होगा या लूजली बाउंड, टाइटली बाउंड। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा पी वाला थोड़ा लूजली बाउंड, डी वाला और लूजली बाउंड, और एफ वाला सबसे लूजली बाउंड। तो न्यूक्लियस के जितना क्लोजनेस होगी इलेक्ट्रॉन को तो उतना इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होगा, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। तो इलेक्ट्रॉन एस में से निकालना मुश्किल है। तो अगर मैं आपको दो एलिमेंट्स दे दूंगा यहाँ पे, इफ आई टेक बेरिलियम और मैं लूंगा बेटा एंड बोरॉन, बेरिलियम एंड बोरॉन। जरा बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखिए बेटा, 1s2 2s2, एटॉम नंबर 4 है तो कॉन्फ़िगरेशन ये बनेगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, 1s2 2s2 और यहाँ पे बनेगा 2p1। अब जरा बेटा देखो, अगर मुझे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, मुझे कहां से रिमूव करना है, यहाँ पे 2s से रिमूव करना है, यहाँ पे 2p से रिमूव करना है। अब बताओ न्यूक्लियस के करीब कौन होगा, 2s होगा या 2p। 2s इज क्लोज टू द न्यूक्लियस, अरे न्यूक्लियस के करीब होगा 2s, अगर न्यूक्लियस के करीब होगा टाइटली बाउंड होगा। अब वहां पे जो इलेक्ट्रॉन है वो 2p में, इट इज बिट अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन कहां पे टाइटली बाउंड है, कहां पे लूजली बाउंड, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे टाइटली बाउंड है, यहाँ पे क्या होगा बेटा लूजली बाउंड। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी I1 जो होगा, I1 ऑफ, एक तो बेरिलियम ले लो आप, और I1 ऑफ किसका बेटा, बोरॉन ले लो। बता इन दोनों में किसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, किसकी ज्यादा होगी। सर इसकी तो ज्यादा होगी, उसकी कम होगी, तो इसका जो साइन आएगा वो ग्रेटर देन आएगा। बात समझ में आई बेटा। तो ये चीज आप याद रखेंगे, दिस इज कॉल्ड द पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ सब शेल्स। तो ये आपको फैक्टर्स बोलने थे, ये फैक्टर्स हमने लिख लिए। देखिए बेटा इसके बाद हमें क्या लिखा, और एक चीज वो लिखा, हाउ आयनाइजेशन एनर्जी वेरीज इन पीरियोडिक टेबल। आयनाइजेशन एनर्जी कैसे वेरी करेगा, किसमें, पीरियोडिक टेबल में। अब वेरिएशन कैसे होगा, ट्रेंड जिसको हमने नाम बोला था, ट्रेंड कैसे दिखाना आपको, ट्रेंड याद रखेंगे हम बेटा। देखो क्या, ये लेफ्ट टू राइट दिखाएंगे और ऐसे दिखाएंगे बेटा, ये लेफ्ट टू राइट दिखाया हमने और ऐसे दिखाएंगे हम बेटा टॉप टू बॉटम। देखो लेफ्ट टू राइट क्या होगा, लेफ्ट टू राइट क्या होगा बेटा, लेफ्ट टू राइट होगा, पता साइज बढ़ेगा या कम होगा, लेफ्ट टू राइट जो होगा साइज डिक्रीज हो जाएगा, साइज डिक्रीज, उसका रीजन मैंने बताया था, अगर साइज डिक्रीज होगा देयरफॉर आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, देयरफॉर आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज, देयरफॉर आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज। अगर आप टॉप टू बॉटम जाएंगे, टॉप टू बॉटम क्या होगा जरा बेटा दोबारा बताओ, टॉप टू बॉटम जो साइज होगा, साइज हो जाएगा बेटा इंक्रीज। अगर साइज इंक्रीज हो गया बताओ देयरफॉर आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। लेफ्ट टू राइट जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, और टॉप टू बॉटम क्या हो जाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ये किसकी वजह से, साइज इंक्रीज और डिक्रीज होने की वजह से। ठीक है बेटा, यहाँ पे मैं दो एक्सेप्शंस बताऊंगा, वो एक्सेप्शंस याद रखना, मे बी अगर पूछा जाएगा, वैसे चांसेस कम है, वो याद रखना। गैलियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, गैलियम की वो ज्यादा होती है देन एल्युमिनियम, और इसका रीजन है बेटा ट्रांजिशन कंट्रैक्शन, ट्रांजिशन कंट्रैक्शन। मैं रीजन तो नहीं बोलूंगा एग्जैक्टली क्या है, इसका मतलब क्या है, लेकिन याद रखना अगर पूछा गया, जो 5D एलिमेंट होता है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है 4D एलिमेंट से, उसका रीजन है लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। मे बी इसका एमसीक्यू मत पूछा जाएगा, तो अगर पूछा गया तो याद रखना, रीजन आप ये लिख सकते हैं, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ गैलियम इज ग्रेटर देन एल्युमिनियम बिकॉज ऑफ ट्रांजिशन कंट्रैक्शन, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 5D एलिमेंट इज ग्रेटर देन 4D एलिमेंट बिकॉज ऑफ लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। तो ये चीज आप याद रखना, ठीक है बेटा। चलिए हम मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट सवाल पे। तो हमारा जो नेक्स्ट सवाल होगा, वो नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा बेटा, देख लेते हैं हम अपना नेक्स्ट सवाल। हमारा नेक्स्ट सवाल है, डिफाइन करना बेटा हमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एक तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिफाइन करना है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इनका मतलब क्या होता है, एक तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दूसरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देख लेते हैं बेटा इसका मतलब क्या। देखिए बेटा क्या है, हमें जो क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, जरा आप क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से बेटा। क्वेश्चन में लिखा है डिफाइन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एक तो इसको डिफाइन करना है, और दूसरा आपको बताना है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है। पहले हमें ये चीज समझना है।
दूसरा पार्ट इसी क्वेश्चन का लिखा है, राइट द फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड्स। ऐसे फैक्टर्स बताओ जिन पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड करती है। और तीसरा फैक्टर क्या और क्या लिखा है, हाउ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वेरीज इन पीरियोडिक टेबल। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे वेरी करेगी किसमें बेटा, पीरियोडिक टेबल। तो पहले हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है। मैं पहले बेटा आपको समझा लेता हूं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है। एंथैल्पी जो होती है ना बेटा, एंथैल्पी का मतलब होता है एनर्जी। जो एंथैल्पी टर्म है ना यहाँ पे बेटा, एंथैल्पी मींस एनर्जी। तो अभी एंथैल्पी का मतलब क्या हुआ, मैं एक एलिमेंट लूंगा, एलिमेंट इज एम। मैंने एक एलिमेंट ले लिया बेटा, एलिमेंट इज एम। ये एलिमेंट जो है ये है मेरा गैसियस स्टेट में। किस स्टेट में है बेटा, इट इज इन गैसियस स्टेट। और ये न्यूट्रल है, आइसोलेटेड भी है, दोनों चीजें है। न्यूट्रल भी है, आइसोलेटेड है, गैसियस एटम है, मैंने इसको ले लिया। इसका अपना कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, चाहे स्टेबल है या अनस्टेबल, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा। चाहे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है या अनस्टेबल, होगा या नहीं होगा, डेफिनेटली। अब मुझे इस एटम में क्या करना है, मुझे इसको यहीं से ऐड करना पड़ेगा एक इलेक्ट्रॉन। मुझे इस एटम को क्या करना है बेटा, यहीं से एक इलेक्ट्रॉन देना है, ऐड करना है। जैसे आप खाना खाते हैं, आपको देते हैं खाना खाओ, आप खाना खा लेते हैं। अगर आपका पेट पहले से ही भरा हुआ आप नहीं खाएंगे, लेकिन अगर आपका पेट खाली है तो आप खाएंगे। अगर आप खाना खाने से स्टेबल हो जाएंगे तो आप खाएंगे। अगर आपने पहले ही खाया और आप और खाएंगे, आप अनस्टेबल हो जाएंगे, आप नहीं खाएंगे। लेकिन मुझे पता है आप खाओगे, खाने के लिए आप बहुत शेर है, खाने के मामले में आपको कोई बीट नहीं कर सकता। लेकिन ये भी याद रखें कि इस मेटल, इस एलिमेंट में जो गैसियस स्टेट में एलिमेंट है, इसको मैं इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूं। जब मैं इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करूंगा, ये बनेगा बेटा एम, गैसियस स्टेट में ही बनेगा, लेकिन इस पे चार्ज आएगा बेटा नेगेटिव। कितना नेगेटिव आएगा, -1। क्यों आएगा -1, क्योंकि मैंने एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड किया हुआ है। तो अगर मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब इस प्रोसेस में क्या होगा, या तो एनर्जी रिलीज होगी या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, दो में से कुछ ना कुछ होगा। अगर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी इज रिलीज। अब एनर्जी रिलीज हो गई या एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई, जो भी हुआ, उस एनर्जी रिलीज्ड या एब्जॉर्ब्ड को हम नाम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, चाहे एनर्जी रिलीज हो गई, एब्जॉर्ब हो। अब उस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को मैं लिखता कैसे हूं, मैं इसको लिखूंगा बेटा ऐसे, डेल EGH, डेल EGH। अब ये प्रोसेस जो होगा, इस प्रोसेस में या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो प्लस साइन आएगा, या तो एनर्जी रिलीज होगी तो साइन क्या आएगा, माइनस। अब एनर्जी एब्जॉर्ब हो गया, रिलीज होगी, जो भी एनर्जी यहां से एब्जॉर्ब या रिलीज होगी, उसी एनर्जी को हम नाम कहते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव, इंडिकेटिंग दैट कि वो वाला प्रोसेस जो होगा वो एंडोथर्मिक भी हो सकता है, वो एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। लेकिन आयनाइजेशन में ऐसा नहीं था। आयनाइजेशन प्रोसेस ऑलवेज एंडोथर्मिक, बट इलेक्ट्रॉन जब ऐड करेंगे वापस, उस टाइम पे ये एंडोथर्मिक भी हो सकता है, एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। तो ये चीज आप पहले समझिए। अब अगर आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिफाइन करना होगा, कैसे करेंगे, जरा आप खुद करिए। हाँ सर, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज दैट ऑकर्स व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम। तब जो वो एनर्जी चेंज आएगा, दैट एनर्जी चेंज इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी एंडोथर्मिक, और इट कैन बी एक्सोथर्मिक। बट आयनाइजेशन में क्या था, दैट प्रोसेस इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। तो मैं कैसे इसको डिफाइन करूंगा बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, और मुझे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिफाइन करना होगा, ईजी मुझे अगर डिफाइन करना होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्या लिखेंगे आप बेटा, इट इज द एनर्जी चेंज, it is the energy or enthalpy change, it is the energy or enthalpy change that occurs when an electron, when an electron is added to a neutral isolated gaseous atom. To a neutral isolated gaseous atom, तब कितनी एनर्जी चेंज हो जाएगी, दैट एनर्जी चेंज टर्म है, उसको हम क्या नाम बोलेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये तो एनर्जी वाली बात होगी, ठीक है बेटा, ये हो गया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब दूसरा क्या लिखा बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है, जब आप इस एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, तो इस एटम की जो अपनी टेंडेंसी होगी इस इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की, वो जो एबिलिटी होगी, वो जो पावर होगा, वो जो स्ट्रेंथ होगी इसकी, वो जो कैपेसिटी होगी इसकी, उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की जो टेंडेंसी होगी, उस टेंडेंसी का नाम होता है
दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या इसको बोलेंगे आप लव फॉर द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा है उसके लिए कितनी एफिनिटी दिखा रहा है, तो वो एफिनिटी जो होगी दैट्स टर्म्ड एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को ऐसे डिफाइन करेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू ऐड एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, दैट एफिनिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या लिखेंगे हम, इट इज द एबिलिटी और एफिनिटी, ability or affinity of an element to add extra electron, to add an electron, to add an electron। यहां पे मैं लिख रहा हूं बेटा en, यहां पे याद रखना, to add an electron, जो एक एटम की एबिलिटी होगी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करने की, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और एनर्जी चेंज कितना है वो उस प्रोसेस में, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ये चीज आपको बेटा बात समझ में आ गई। अब आप बोलेंगे सर ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, अब ये पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा, उसका आप पॉइंट एक याद रखना। अगर ये एटम का कॉन्फ़िगरेशन पहले ही स्टेबल है, अगर ये वाले एटम का कॉन्फ़िगरेशन पहले ही क्या है, स्टेबल, पहले ही स्टेबल है, अगर इस एटम का कॉन्फ़िगरेशन पहले ही स्टेबल है और मैंने इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड किया और वो अनस्टेबल बन गया, तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, आपको इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती ऐड करवाना पड़ेगा। और जब आप इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती ऐड कराओगे इसमें, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो तब उस वाले केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव, प्रोसेस एंडोथर्मिक। लेकिन अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल नहीं है और इलेक्ट्रॉन ऐड करने से वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, तब याद रखना ये एटम इलेक्ट्रॉन अपने आप ही लेगा और एनर्जी लूज करेगा, देन दैट प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। अब ये जो एनर्जी यहां पे निकलेगी या एनर्जी अब्सॉर्ब होगी, इस एनर्जी को हम नाम कहते हैं यहां पे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि हमने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगी वो एंडो भी हो सकती है, एक्सो भी हो सकती है, और वो किस पे डिपेंड करेगा कि जिस एटम को आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं वो एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। ये तो होगा पहले इलेक्ट्रॉन के समय। अब अगर आप दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, नंबर सेकंड, अब जो पहला इलेक्ट्रॉन आपने ऐड किया था वो न्यूट्रल एटम में ऐड किया था, अब जो दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे वो इस एनायन में आपको ऐड करना पड़ेगा। तो अगर आप दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करते समय बेटा नजर रखिए, m-1 है गैसियस स्टेट में, इसमें ऑलरेडी हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, मैं इसमें और एक इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा। जरा इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज देखिए बेटा, इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, जब मैं इसमें ऐड करूंगा इसका चार्ज भी क्या है, नेगेटिव, तो क्या रिपेल करेंगे अट्रैक्ट करेंगे, सर ये तो रिपेल करेंगे, ये बनेगा m-2 बना सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन अब मुझे बताओ क्या ये नेगेटिव चार्ज खुद नेगेटिव में ऐड हो सकता है अपने आप, नहीं होगा, इनके बीच में तो रिपल्शन हो जाएगा, यहां पे तो रिपल्शन होगा, तो अगर रिपल्शन होगा तो सेकंड इलेक्ट्रॉन खुद ऐड नहीं होगा, सेकंड इलेक्ट्रॉन को हमें ऐड करवाना पड़ेगा, उसके लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो वो जो एनर्जी हम उस टाइम पे दे रहे हैं या जो एनर्जी चेंज उस टाइम पे हो जाएगा, दैट एनर्जी इज कॉल्ड सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या तो उसको हम नाम बोलेंगे बेटा सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो यहां पे जो एनर्जी चेंज आएगा उसको मैं लिखूंगा डेल EgH। अब ये जो डेल EgH होगा इसको 2 में लिखूंगा यहां पे, बताओ क्या ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव, इट हैज टू बी पॉजिटिव। सेकंड इलेक्ट्रॉन देते समय जो एनर्जी में चेंज आएगा वो प्रोसेस जो होगा वो एंडोथर्मिक होगा, क्योंकि एनायन अपने आप इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं करेगा, उसके लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। लाइकवाइज अगर मैं अब m-2 ले लूंगा, m-2 गैसियस, ये m-2 गैसियस लिया, इससे मैंने और एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिया, अब तो ये बिल्कुल ही नहीं लेगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, यहाँ पे -1 था, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे ज्यादा अट्रैक्शन हो गया, रिपल्शन ज्यादा होगा, तो ये प्रोसेस दोबारा एंडो बनेगा, एंडोथर्मिक दोबारा बनेगा बेटा, एंडोथर्मिक प्रोसेस बनेगा, यहाँ पे बनेगा m-3, देयर इज नो प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ पे गैस स्टेट में आएगा तो इसका जो डेल EgH3 आएगा वो और ज्यादा पॉजिटिव आएगा, मोर पॉजिटिव होगा। अब ये वाले जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज होते हैं, दीज आर कॉल्ड सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज। क्या कहते हैं इनको बेटा, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड किया, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ, दीज आर कॉल्ड सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज। तो कैसे लिखेंगे हम सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज क्या होते हैं, तो मैं लिखूंगा बेटा सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज क्या होते हैं सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज, द एनर्जी चेंज दैट ऑकर्स, द एनर्जी चेंज दैट ऑकर्स, जो हो जाएगा लेकिन कब, व्हेन सेकंड
when second comma third and so on electrons are added to an atom, तो तब जो एनर्जीज होंगे दे आर कॉल्ड सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज। आपको बेटा अब लास्ट में एक पॉइंट बताना है, बताओ डेल EgH2 ज्यादा हो गया, डेल EgH3 ज्यादा होगा। सर जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा ऐड करेंगे उतनी एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, तो डेल EgH3 जो होगा, डेल EgH2 में स्टार्ट करूंगा, H2 का वैल्यू कम होगा, फिर आएगा डेल EgH3, उसके बाद आएगा लाइकवाइज डेल EgH4। तो जितने आप ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड करते करते जाओगे उतना आपको एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये तो हो गया सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज। अब क्या लिखा बेटा, राइट द फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड्स। अब कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, तो फैक्टर्स हम क्या लेंगे, बिल्कुल सिंपल फैक्टर्स है, आप ये अच्छे से याद कर लेना बेटा, क्या क्या फैक्टर्स होंगे। देखो पहला फैक्टर क्या होगा बेटा, नंबर वन फैक्टर याद रखना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव। जितना Z इफेक्टिव ज्यादा होगा, जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, उतना आने वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन ज्यादा होगा। जब अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उतना क्या होगा, उतना वो टाइटली बाउंड होगा टू द न्यूक्लियस, उतनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी। जितना आपको किसी के साथ प्यार ज्यादा होगा उतना क्या होगा, अगर वो आएगा आपकी जिंदगी में तो आपकी जो एफिनिटी वो पहले ही ज्यादा है, तो वो आप जल्दी उसको ऐड करोगे अपनी लाइफ में, रिमूव करोगे, अब तो ऐड जल्दी करोगे। तो जितना आपका इफेक्टिव लव ज्यादा होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, उतना जो आने वाला इंसान होगा वो आपकी लाइफ में ऐड जल्दी हो जाएगा। सेम इज द केस विद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जितना Z इफेक्टिव ज्यादा होगा उतना आने वाला स्पीशीज जल्दी ऐड होगा, आने वाला इलेक्ट्रॉन जल्दी ऐड होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा इट इज प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव और इट इज प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, या तो मैं लिखूंगा इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। अगर आपकी लाइफ झंडवा है, उसमें पहले से ही बहुत लोग पड़े हैं फालतू के, बहुत ही लोग हैं, तो बताओ क्या आप नए लोग ऐड करने के टेंडेंसी दिखाओगे, नहीं दिखाओगे। अगर आपकी लाइफ में कमी है, आपको लग रहा है कि कोई किसी के आने से आप स्टेबल हो जा सकते हैं, तो आपकी एफिनिटी बढ़ेगी। तो सेम इज द केस अगर आप Z इफेक्टिव का याद रखेंगे, तो ये तो होगी पहली बात। दूसरी बात आप याद रखेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी, क्या उसका साइज के साथ कोई लेना देना होगा, बिल्कुल होगा। सर जितना साइज छोटा होगा उतनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। इसका जस्टिफिकेशन हम यहां से देखेंगे बेटा, जस्टिफिकेशन यहां से देखेंगे। जरा बेटा ये देखो, ये हमारे एलिमेंट्स है, देखो बेटा ये एलिमेंट्स है, ये वाले एलिमेंट्स, ये एटम्स मैंने बनाए थे, ये बड़ा एटम, छोटा एटम, उससे छोटा एटम। तो आपको बोलना है इलेक्ट्रॉन कौन जल्दी ऐड करेगा, जितना छोटा एटम होगा तो इलेक्ट्रॉन नजदीक जल्दी आएगा, तो उसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अगर बड़ा एटम है तो इलेक्ट्रॉन दूर ही रहेगा, उतना अट्रैक्ट नहीं होगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी वो क्या होगी, वो तो कम होगी फिर। तो ऐसे आप याद रखेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। उसके अलावा याद रखेंगे बेटा, सर क्या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल करेगा। जितना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा उतनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है, नंबर 3 में लिखूंगा बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जितना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल उतनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम। इसे एग्जांपल लेंगे, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जहां पे p3 कॉन्फ़िगरेशन होगा, p3 ये ज्यादा स्टेबल होता है देन p2, तो p3 की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो कम होगी देन p2, क्योंकि p3 ज्यादा स्टेबल है देन किसके कंपैरिजन में, p2 के कंपैरिजन। ठीक है बेटा, तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का फंडा आप याद रखेंगे। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो वो फैक्टर्स हमने यहाँ से लिख दिए फैक्टर्स। अब उसके बाद लिखा हाउ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वेरीज इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में इसका वेरिएशन हम कैसे दिखाएंगे। पीरियोडिक टेबल का वेरिएशन भी सिंपल होगा, आपको ये फटाक से आएगा। देखो बेटा पीरियोडिक टेबल का वेरिएशन क्या होगा, पीरियोडिक टेबल का वेरिएशन ये होगा, पता बेटा अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट क्या होगा, लेफ्ट टू राइट क्या होगा बेटा, साइज तो कम हो जाएगा, साइज डिक्रीज। अगर साइज डिक्रीज होगा व्हाट विल हैपन टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी याद रखना वो बनेगा बिकम्स मोर नेगेटिव, बिकम्स मोर नेगेटिव, वो बनेगी बेटा मोर नेगेटिव। तो ऐसे याद रखना आप, या सिंपल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी याद रखना और कुछ भी मत याद रखना, मोर नेगेटिव नहीं याद। बोर्ड एग्जाम के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, टॉप टू बॉटम क्या होगा बेटा, टॉप टू बॉटम क्या होगा, साइज बढ़ेगा, साइज इंक्रीज। पता साइज इंक्रीज करने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज, तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो क्या बनेगी, बिकम्स लेस नेगेटिव,
बिकम्स लेस नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो बनेगी लेस नेगेटिव। ठीक है बेटा, ऐसे आप इसका वेरिएशन याद रखोगे। बस एक पॉइंट आता है वो याद रखना, वो पॉइंट भी क्या याद रखना, वो याद रखेंगे आप बेटा। देखो क्या होता है, जो पीरियड सेकंड एलिमेंट होते हैं पीरियड थर्ड एलिमेंट होते हैं, याद रखना बेटा, ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन याद रखना बेटा, क्या होता है एक्सेप्शन, अगर आप लेंगे बेटा पीरियड सेकंड एलिमेंट में लूंगा और पीरियड थर्ड एलिमेंट में लूंगा, पीरियड सेकंड एलिमेंट में मिलूंगा ऑक्सीजन होता है बेटा पीरियड सेकंड एलिमेंट, क्लोरीन फ्लोरीन होता है पीरियड सेकंड एलिमेंट फ्लोरीन। मैं वैसे लूंगा बेटा पीरियड थर्ड एलिमेंट में लूंगा मैं सल्फर और यहां पे लूंगा मैं बेटा क्लोरीन। देखो बेटा क्या, अगर हम जाएंगे टॉप टू बॉटम, अगर हम जाएंगे टॉप टू बॉटम, जैसे ये वाला है टॉप टू बॉटम, हम अगर हम जाएंगे, अगर हम ऐसे जाएंगे टॉप टू बॉटम, यहां भी जाएंगे बेटा कहां, यहां से भी जाएंगे टॉप टू बॉटम और यहां से भी जाएंगे टॉप टू बॉटम, ये भी जाएंगे हम टॉप टू बॉटम। अब टॉप टू बॉटम क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो लेस नेगेटिव बन जाती है। लेकिन इन वाले केस में जब आप पीरियड सेकंड से जाओगे पीरियड थर्ड एलिमेंट, पीरियड सेकंड से पीरियड थर्ड एलिमेंट जाने पे जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है पीरियड थर्ड एलिमेंट्स की, वो बनना चाहे लेस नेगेटिव लेकिन होता है मोर नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में लिखूंगा बेटा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ पीरियड थ्री एलिमेंट्स, पीरियड थ्री एलिमेंट्स जो होती है वो होती है मोर नेगेटिव, इज मोर नेगेटिव, is more negative than corresponding period second elements, corresponding means अपने अपने ग्रुप में, then corresponding period second elements, period two elements। अब ऐसा क्यों होता है, due to their compact size। बाकी रीजन जो है वो पढ़ेंगे बेटा जब हम अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा याद रख लेना कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, अगर मैं इन दो एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बताऊंगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है -141, सल्फर का होता है माइनस, याद रखना बेटा 200, और मैं फ्लोरीन का देखूंगा -328 और इसका देखूंगा वो होता है -349 किलो जूल पर मोल वैल्यू होता है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैं इन एलिमेंट्स का दिखाऊंगा, क्लोरीन की ज्यादा नेगेटिव होती है देन फ्लोरीन, लाइकवाइज याद रखेंगे सल्फर की ज्यादा होती है देन ऑक्सीजन। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की ज्यादा होती है देन फ्लोरीन, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है देन किसकी, देन सल्फर की, देन किसके, ऑक्सीजन की। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये छोटे एटम्स होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन को आना मुश्किल हो जाता है, उसमें अंदर से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको रिपेल करते हैं और जल्दी से वो ऐड नहीं होते हैं ऐड लेकिन जल्दी नहीं होते। तो याद रखना बेटा, तो इससे याद रखना ये वाला एक एक्सेप्शन आप याद रखना, पीरियड थर्ड एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो मोर नेगेटिव होती है देन पीरियड सेकंड एलिमेंट्स, और पीरियड सेकंड एलिमेंट जो होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है, पीरियड थर्ड वाले एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है देन पीरियड सेकंड एलिमेंट्स। चलिए बेटा लास्ट वाला सवाल है आई थिंक, देखते हैं। डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट द फैक्टर्स ऑन व्हिच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है बेटा, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है, मैंने दो एलिमेंट्स लिए ए और बी, इनके बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, इनके बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड है। लेट्स अज्यूम कि ए जो है बेटा और ये जो बी है, ये दोनों एटम्स क्या करेंगे, ये जो बीच में इनके बॉन्ड है इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, इन दो इलेक्ट्रॉन्स को कौन अट्रैक्ट करेगा, ए भी अट्रैक्ट करेगा और बी भी। बीच में जो बॉन्ड है इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, इनको ए भी अट्रैक्ट करेगा और बी भी अट्रैक्ट करेगा। अब ए की कितनी टेंडेंसी है, कितनी एबिलिटी है कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करे, और बी की कितनी टेंडेंसी है कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, उस टेंडेंसी का नाम है बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको बताऊंगा, अगर मैं ऐसे करूंगा फॉर एग्जांपल, अगर मैं मानूंगा ऐसे इसमें बेटा कंडीशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए जो है वो ज्यादा है देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, अगर मैं ऐसा मानूंगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे इनको ज्यादा स्ट्रांगली कौन अट्रैक्ट करेगा, ए, तो ए ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन ए की ओर जाएंगे, उसकी वजह से ए पे बनेगा डेल माइनस और बी पे जो चार्ज आएगा वो आएगा डेल प्लस, ये बनेगा नेगेटिवली पोलराइज्ड, ये बनेगा पॉजिटिवली पोलराइज्ड, तो बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा इट बिकम्स अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव को कैसे डिफाइन करूंगा बेटा, इट इज द एबिलिटी और टेंडेंसी, it is the ability or tendency of an atom, tendency of an element to attract the shared pair of electrons towards itself, shared pair of electrons towards itself, इसकी टेंडेंसी कितनी है अपनी और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की, उसको हम क्या नाम बोलेंगे बेटा, दैट्स टर्म्ड एज, क्या बोलेंगे इसके बेटा नाम,
कितनी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी ओर अट्रैक्ट करने की, उसको हम नाम बोलेंगे बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसको हम नाम बोलते हैं। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है उसका ऑर्डर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आप ऑर्डर याद रखेंगे। सबसे ज्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन, उसके बाद होता है ऑक्सीजन, उसके बाद होता है नाइट्रोजन, उसके बाद होता है क्लोरीन, उसके बाद बाकी एलिमेंट्स आएंगे, लेकिन ये चार आप सबसे याद रखना। सबसे ज्यादा इसका वैल्यू होता है 4, इसका वैल्यू होता है 3.5, इसका वैल्यू होता है 3 के बराबर। ये तीन एलिमेंट्स का आप याद रखेंगे बेटा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, देखो बेटा किन किन फैक्टर्स पे, मैं फैक्टर्स यहाँ पे लिख लेता हूँ, किन किन फैक्टर्स पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करेगा। क्या क्या फैक्टर होगा, नंबर 1, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। जितना एटम का साइज क्या होगा बेटा छोटा, उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। नंबर 2, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव विच इज प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, और इनवर्सली होगा प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। याद है बेटा, ये हो गए दो फैक्टर्स। तीसरा फैक्टर क्या हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। जितना ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी ज्यादा, ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा मींस टुवर्ड्स पॉजिटिव। तो जितना पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होंगे, मतलब जितना पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा होगा उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है ज्यादा। और नंबर 4 याद रखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। जितना परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, वो ज्यादा होगी। ठीक है बेटा, तो ऐसे आप इसको डिफाइन करेंगे। चले बेटा, मैं लास्ट वाली एक बात बताऊंगा, शायद ये सवाल में पूछेंगे, राइट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है sp d एंड f ब्लॉक एलिमेंट्स। तो sp d एंड f ब्लॉक एलिमेंट्स का, s ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है ns1 to 2, p ब्लॉक का होता है ns2, उसके बाद लिखना है np1 to 6। जरा s ब्लॉक एलिमेंट किसको बोलते हैं, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन s में जाएगा। p ब्लॉक किसको बोलते हैं, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन p में जाएगा। d ब्लॉक इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन d में जाएगा, और f ब्लॉक जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन f में जाएगा। तो s ब्लॉक एलिमेंट में लास्ट इलेक्ट्रॉन s में जाएगा तो ns1 to 2, p ब्लॉक में क्या होता है ns2 np1 to 6, और d ब्लॉक में क्या होता है n-1 d1 to 10 ns0 2, और f ब्लॉक में क्या होता है n-2 याद रखना बेटा। n-2 को नाम कहते हैं बेटा एंटी पेनल्टीमेट शेल, इसको बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट शेल, एंटी पेनल्टीमेट शेल। अभी समझ में आएगा ये क्या होता है। n-1 को नाम कहते हैं बेटा पेनल्टीमेट शेल, इसको नाम कहते हैं पेनल्टीमेट शेल। और जो ये वाला शेल होता है n, देखो ये n, n-1, n-2, n को नाम कहते हैं वैलेंस शेल, या तो इसको नाम कहते हैं अल्टीमेट शेल। अल्टीमेट शेल, अल्टीमेट शेल को हम n लिखते हैं, इससे पहले आने वाले शेल को लिखते हैं n-1, इट्स कॉल्ड पेनल्टीमेट, और इससे पहले वाले n को लिखते हैं n-2, इट इज कॉल्ड एंटी पेनल्टीमेट। तो ये f ब्लॉक और sp-d-f ब्लॉक के जो कॉन्फ़िगरेशंस है इनको आप ज़बानी याद रखेंगे। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस चैप्टर। तो इंशाल्लाह विल बी बैक विद, अभी बेटा थोड़ा जस्ट वेट मिनट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में डिस्टिंग्विश बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अभी मैंने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में आपको बहुत कुछ बोल दिया। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो बहुत कुछ ही बोल दिया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक एनर्जी टर्म नहीं है, वो एनर्जी टर्म है। इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है मतलब शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कितना अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब है इलेक्ट्रॉन ऐड करते समय एनर्जी में कितना चेंज आएगा, तो ये डिफरेंस कर सकते हैं। डिफाइन एटॉमिक रेडियस, हाउ डज इट वेरी अलोंग ए पीरियड एंड डाउन ए ग्रुप, ये भी मैंने करवाया। डिफाइन एटॉमिक रेडियस, डिस्कस इट्स ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। डिफाइन टर्म आयनिक एनर्जी, व्हाई आयनिक एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज मोर देन बोरॉन, ये भी मैंने बेटा करवाया। देखिए भैया, डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड एक्सप्लेन द ट्रेंड्स अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। आपको डाउन द ग्रुप भी बताना और लेफ्ट टू राइट भी बताना है, ट्रेंड क्या होगा। लास्ट में लिखा है डिफाइन द टर्म आयनाइजेशन एंथैल्पी, गिव रीजंस फॉर आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन बोरॉन, ये भी मैंने बताया। आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन, ये भी मैंने आपको बताया। सो ये आपका होमवर्क होगा। अब देखिए इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से करेंगे या नहीं करेंगे, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। कमेंट जरूर करिए, पॉजिटिव कमेंट अच्छा सा, जिससे आपका मोरल बूस्ट हो जाए, हमें भी थोड़ा कॉन्फिडेंस और मिलेगा। तो इंशाल्लाह वी विल हेल्प यू ऑल द वे थ्रू। तो हमने प्रॉमिस कर ही लिया है, तो आप इनको जरूर करेंगे। सो that was about this chapter। तो इंशाल्लाह we'll be back with another chapter जो होगा केमिकल बॉन्डिंग। तो इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।